उनके पास कॉल आया कि उनके बेटे को पुलिस स्टेशन में पकड़ा हुआ है कुछ फ्रेंड्स के साथ और ये लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। और वो आपको एक पिक्चर भी भेजेंगे जिसमें पिक्चर में आप देखोगे कि आपका जो जानकार है, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है या उसने सुसाइड कमिट किया हुआ है या उसका मर्डर हुआ है, वो पंखे से लटका हुआ है और वो वही होगा। कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उनके लिए जो कि एक तरह का साइबर अटैक है, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये OTP प्रोवाइड कर दो या इस लिंक पे क्लिक कर दो, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वही होगा, आपकी जानकारी आपसे चुरा ली जाएगी जो कि मिसयूज की जाएगी। जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसकी। आपके लिए साइबर अटैक अलग है, एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल के लिए साइबर अटैक्स अलग है। जो ये अटैक एग्जीक्यूट कर रहा है, जो ये आपको SMS भेज रहा है, उनके पास ऑलरेडी आपकी जानकारी है। हाईली क्वालिफाइड पीपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये लोग भी कई बार साइबर क्राइम के विक्टिम बन जाते हैं। लोग स्टेटस डालते हैं कि दे आर करंटली एट द एयरपोर्ट एंड ट्रैवलिंग टू अ स्पेसिफिक कंट्री। तो आप किसी को बता रहे हो कि आप घर पे नहीं हो। हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, शांत रहना है और सोच समझ के फैसले लेने हैं। और आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बहुत नीड होने वाली है। अपने जॉब को, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को छोड़ना है सो दैट मेरे लिए टाइम मिले, अपने परिवार के लिए टाइम मिले। तो वहाँ पे मैंने ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मैंने अपने मैनेजर से डिस्कस किया कि भाई मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना है। अर्ली रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट एटलीस्ट मेरे लिए काम नहीं करेगा बिकॉज मैं कभी खाली बैठा ही नहीं। तो सर आप हमें ये बताइए कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको सिंपल भाषा में आप कैसे बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए, जैसे कि होता क्या है कि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है या डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी होती है, उसको सीखने और समझने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि दैट यू ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कि किसी भी बड़ी चीज को अचीव करना है तो पूरे को तो अचीव नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ दो छोटे छोटे हिस्सों में और उन हिस्सों को अचीव करो। ऐसे ही मैंने लाइफ में कई सारी टेक्नोलॉजीज को सीखा। तो अगर एक कॉमन मैन को समझना है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो हम साइबर सिक्योरिटी को 2 शब्दों में ब्रेक कर देते हैं, साइबर एंड सिक्योरिटी। साइबर का मतलब है डिजिटल सिस्टम्स, ऐसे इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस जो कि कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से किसी भी नेटवर्क पे, चाहे वो इंटरनल नेटवर्क है या एक्सटर्नल नेटवर्क है। जैसे कि एक लैपटॉप जो है, अगर उस लैपटॉप को आप वाईफाई के थ्रू या लैन केबल के थ्रू इंटरनेट पे या इंटरनेट पे कनेक्ट कर लो तो वो आपका एक साइबर सिस्टम बन जाता है। क्योंकि उस लैपटॉप पे आपका डेटा है जो कि आपके लिए क्रिटिकल है, आपका पर्सनल डेटा है, आपका ऑफिशियल डेटा है। बिल्कुल वैसे ही अदर सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, उसके ऊपर भी मोबाइल डेटा है, वाईफाई से आप कनेक्ट करते हो, उसमें भी आपका पर्सनल डेटा है। तो ये जो सारे डिवाइसेस हैं इनको बोलते हैं साइबर डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क and has the capability to share resources and information। कि ये एक नेटवर्क पे कनेक्ट है और ये आपस में एक दूसरे के साथ डेटा या कुछ जानकारी साझा कर सकते हैं। तो ये हो गए साइबर। और इन डिवाइसेस को सिक्योर करना, ये इंश्योर करना कि इनके अंदर जो डेटा है, जो जानकारी है, वो सुरक्षित रहे, उस जानकारी को कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए, देख ना पाए, उसको डिलीट ना कर पाए, उसको बदल ना पाए, मैनिपुलेट ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए। इसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन है या एक समझ लीजिए एक फील्ड है जिसमें कि एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या साइबर सिक्योरिटी पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी साइबर सिस्टम्स हैं उनको सुरक्षित रखे, उनके अंदर जो डेटा है उस डेटा को सुरक्षित रखे और वो सिस्टम्स को हमेशा अप एंड रनिंग रखें, वो हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए। वो सिस्टम्स कभी डाउन ना जाएं, वो सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, उन सिस्टम्स में जो जानकारी है उसको कोई चोरी ना करे, उसको कोई बदले ना, और उस जानकारी को जो वही एक्सेस करे जिसको उसका एक्सेस होना चाहिए, जैसे कि ऑथोराइज्ड पर्सन, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो। तो ये है लेमन टर्मिनोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो सर जैसा कि आजकल देखा गया है बहुत ज्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो किस किस तरह के साइबर अटैक्स हैं कॉमन जो हैं बहुत ज्यादा? देखिए, जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसकी। अब साइबर क्राइम एक ऑर्गेनाइजेशंस पे, एक मल्टीनेशनल पे कैसे होगा वर्सेस एक इंडिविजुअल पे कैसे होगा वर्सेस एक प्रोफेशनल पे कैसे होगा, ये डिफर करेगा। जैसे कि अगर हम एक आम आदमी की बात करें कि जो आम आदमी है जो कि जिसका साइबर सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को, तकनीक को यूज करता है अपने जीवन को सक्षम बनाने में, सुगम बनाने में। जैसे कि आप एक मोबाइल फोन यूज करते हो, आप हैंड फ्री यूज करते हो, ब्लूटूथ यूज करते हो कनेक्टिविटी के लिए, या आप एक डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हो जिसमें आपके पास एप्लीकेशंस हैं। तो
आपके लिए साइबर अटैक अलग है, एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल के लिए साइबर अटैक्स अलग है। जैसे कि अगर एक आम आदमी की बात करें तो जो आम आदमी के लिए जो कॉमन आज की डेट में आपने एक्सपीरियंस भी किए होंगे या सुने होंगे लोगों से, जैसे कि कई सारे फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उनके लिए, जो कि एक तरह का साइबर अटैक है। जैसे कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम, कई सारे लोगों के पास कॉल आता है और जिसमें कि उनको बताया जाता है कि उनके नाम से एक कोरियर पकड़ा गया है जो कि कस्टम ने पकड़ा है, या उनका कोई आइडेंटिटी प्रूफ कहीं पर मिला है किसी क्राइम साइट पे जहां पे कोई क्राइम कमिट हुआ है, और उनको फोन पे डराया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है कि अब आपको पकड़ा जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसके बहुत ग्रीवियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके काफी मुसीबत में आ सकते हैं वो लोग, और उनको डराया जाता है। और फिर जब वो बोलते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया तो उनके कॉल को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप जहां पर भी हो एक अकेली जगह पे आके बैठो और आप अपने फोन का कैमरा ऑन करो, आपसे हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे। एंड देन ऑन द अदर साइड वो आपको एक पुलिसमैन दिखाई देता है जो कि काफी एक पुलिस ऑफिसर है, 3 स्टार और प्रोबेबली एन IAS IPS ऑफिसर है, या एक आपको जज दिखाई देता है, या कोई एनफोर्समेंट ऑफिसर दिखाई देता है जो आपको डराता है कि आपसे ये क्राइम हुआ है और इसकी बहुत काफी बड़ी सजा हो सकती है, इससे आपकी जो पारिवारिक रेपुटेशन है वो खत्म हो जाएगी और आपको काफी नुकसान होगा। और फिर वो आप जब उनको बोलते हो कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो आपको थोड़ा सा आप पे दया करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हो सकता है ये गलतफहमी हो गई हो, बट इसको सेटल करने के लिए आप हमें इतना पैसा दे दो। तो ये एक तरह का फाइनेंशियल क्राइम है जो कि होता है, जो कि बहुत कॉमन हो गया है आज की डेट में। और इसके कई सारे वर्जन है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोरियर वाला स्कैम ही होगा या आपका आईडी प्रूफ कहीं पे मिला है, ये कैसे भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोफाइल क्या है। ये क्राइम होने से पहले ये जो हैकर्स होते हैं या जो बैड पीपल जिनको आप बोलते हैं, क्रिमिनल्स बोलते हैं, या उनको हम साइबर क्रिमिनल्स बोलते हैं या थ्रेट एक्टर्स बोलते हैं हमारे फील्ड में, ये स्टडी करते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यानी विक्टिम, ये विक्टिम को स्टडी करते हैं और स्टडी करके फिर ये अटैक को एग्जीक्यूट करते हैं। कई बार जब इनका विक्टिम इज अ पर्सन ऑफ रेप्यूट, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर या इंजीनियर है, कोई रेप्यूटेड लॉयर है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो ये उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो कौन है, उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, क्या उसने अपने प्रोफेशन में कोई गलतियां की हैं, उसके की माइलस्टोन्स के प्रोफेशंस के स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे ये अटैक को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कई तरह के अटैक हो सकते हैं। सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, उसके बाद ही जानकारी इकट्ठी करते हैं, अपने ऑपरेशन को अटैक करते हैं। जैसे कि आप बात कीजिए तो अगर अभी कुछ सीजनल साइबर अटैक होते हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी इनकम टैक्स फाइल करने का सीजन चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। एंड एज पार्ट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न कभी कभी वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा आना होता है वापस, जो टैक्स उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है वो टैक्स का रिकवरी होता है, तो उनको रिइंबर्समेंट आता है, रिटर्न वापस आता है। तो अभी के टाइम में क्या फ्रॉड चल रहा है जो कि बहुत कॉमन है कि अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपके पास SMS आएगा या ईमेल आएगा आपके पास, या फोन कॉल भी आ सकता है किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर का, जो कि आपको ये बताएगा कि आपका कुछ रिटर्न ड्यू है जो कि आपको मिलना है, लेकिन क्योंकि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, जिसके लिए आपको किसी लिंक पे क्लिक करना है सो दैट वहां पे आप अपनी जानकारी दे सके, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सके, अपने KYC को अपडेट कर सके, जबकि ये फेक है। अब क्योंकि आपने ITR फाइल किया है तो आपको लगेगा कि हो सकता है जब उन्होंने मेरे ITR को रिकंसाइल किया हो तो मेरा कुछ रिटर्न निकलता हो, कुछ पैसा जो मेरा एक्सेस चला गया है वो आना होगा, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फेक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा जहां पे वो आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए बोलेगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, आपके बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, जिसमें कि आप वो पैसा लेना चाहते हो, और फिर आपको एक OTP आएगा। वो OTP आपको लगेगा कि वो ये वैलिडेट करने के लिए है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, जबकि उस OTP से आपके अकाउंट से एक विड्रॉल भी हो सकता है क्योंकि अभी अभी आपने अपने अकाउंट नंबर और सारे डिटेल्स दिए हैं। या फिर जो ये अटैक एग्जीक्यूट कर रहा है, जो ये आपको SMS भेज रहा है, उनके पास ऑलरेडी आपकी जानकारी है और ये जानकारी वो कई सारे स्रोतों से इकट्ठी कर सकते हैं, सोर्सेस से। तो ये एक अटैक है। अभी फेस्टिव सीजन आ जाएगा तो कोरियर से रिलेटेड स्कैम होंगे जहां पे आपके घर की बेल बजेगी और सामने कोरियर बॉय है, कुछ प्रोडक्ट लेकर खड़ा है और आपसे बोलेगा कि मैम
ये आपका प्रोडक्ट मैं लेकर आया हूँ और ये कैश ऑन डिलीवरी है, आप मुझे पैसा दीजिए, प्रोडक्ट लीजिए अपना। बट आपने तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑर्डर ही नहीं किया है, तो आप उसको बोलेंगे कि भाई मैंने तो ये प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर किया है, लेकिन वो आपको बोलेगा नहीं मैम इसमें तो आप ही का नाम है, आप ही के घर का एड्रेस है, इसीलिए तो मैं आया हूँ, नहीं तो मैं क्यों आता आपके पास। और वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली इस बात को बोलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा कि आपको लगेगा कि एज इफ कहीं गलती से आप ही ने तो ऑर्डर नहीं किया, या आपके परिवार में किसी ने ऑर्डर किया होगा। वो आपसे बोलेगा अपने फैमिली मेंबर में चेक करो किसी ने ऑर्डर किया है। अब फाइनली जब आप उसको बोलोगे कि आपने ऑर्डर नहीं किया, तो उस केस में वो आपसे कहेगा कि ठीक है अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो मुझे इसका रिटर्न इनिशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो मैम मेरा अननेसेसरली नुकसान होगा, और वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, आपको किसी और तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डालेगा और आपसे बोलेगा कि ठीक है मैं इसका रिटर्न इनिशिएट कर देता हूँ, आपके पास एक ओटीपी आएगा, मुझे वो ओटीपी दे दीजिए। और अब ओटीपीज जो होते हैं, कुछ ओटीपीज 2 मिनट के लिए वैलिड होते हैं, कुछ ओटीपी 10 मिनट के लिए वैलिड होते हैं, कुछ 15 मिनट के लिए भी वैलिड होते हैं। तो वो आपसे ओटीपी लेगा और उस ओटीपी के बिहाफ पे या तो वो आपके अकाउंट को हैक कर लेगा, या फिर आपके अकाउंट से विद इमीडिएट इफेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लेगा, या उसके पास आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि वो ओटीपी भेजेगा तो आप मोबाइल नंबर बताएंगे उसे, उस मोबाइल नंबर से उसका आधार कार्ड की जानकारी मिलेगी, उस आधार कार्ड से वो आपका पैन कार्ड की डिटेल्स ले सकता है, आपका नाम पता कर सकता है, तो उससे वो आपकी जानकारी इकट्ठी कर सकता है। तो यानी उस एक ओटीपी को बताने से या तो उसी समय आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉल ट्रांजैक्शन होगा, या फिर बाद में आपका कोई नुकसान होगा, या फिर आपकी कोई जानकारी जो है वो उसके पास चली जाएगी जो कि आपके लिए पर्सनल है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी है जो आपके अलावा किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। तो ये एक स्कैम है जो आज की डेट में बहुत कॉमन स्कैम है। मतलब स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि फेस्टिव क्योंकि अब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग बहुत सारे ऑर्डर करेंगे। आज की डेट में हम सब ऑर्डर करते हैं, इनफैक्ट मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, मेरी वाइफ ऑनलाइन शॉपिंग करती है, टाइम नहीं है ना किसी के पास जाने के लिए, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो ये एक स्कैम है जो कि बहुत कॉमन है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्कैम है जो कि आप आए दिन सुनते रहते हैं। इसके अलावा स्कैम होते हैं जहां पे एंड आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी और सेमी लिटरेट पर्सन जो कि कम पढ़ा लिखा है, या आप ये मान के चलिए कि जो उतना अवेयर नहीं है, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, टीवी नहीं देखता, ऐसा नहीं कि वही लोग इसके विक्टिम बनते हैं। वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, हाईली क्वालिफाइड पीपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये लोग भी कई बार साइबर क्राइम के विक्टिम बन जाते हैं, जो कि इनको हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग तो देश चला रहे हैं, सही बात, ये लोग तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे समाज में, ये लोग भी उसके विक्टिम बन जाते हैं। कई बार अपने ग्रीड की वजह से, कई बार अपने इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो कोई भी शिकार बन सकता है इनका कोई भी शिकार। तो सर आपने अभी बताया कि लोग मोस्टली ग्रीड की वजह से फंस जाते हैं इसमें, तो इसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं, हमें थोड़ा सा समझाइए। ओके, देखिए ये थोड़ा सा डिबेटेबल सब्जेक्ट है, बट मैं कोशिश करता हूँ इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की। तो जैसे कि कहते हैं कि जो ग्रीड होता है, लालच जिसको बोलते हैं, वो जड़ होता है किसी भी बुराई की। तो होता क्या है कि जो कई सारे जो साइबर क्राइम है वो ग्रीड पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि कौन नहीं चाहता कि उसका पैसा बढ़े, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो, ट्रिपल हो, बढ़े, हर इंसान चाहता है। सही बात। और उसको करने के लिए लोग जो लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सरकार ने अप्रूव कर रखे हैं इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि शेयर मार्केट है, बैंक्स में एफडी है, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने पैसों को बढ़ा सकें, अपनी जो फॉर्च्यून है, जो अपने वैल्यू को इंक्रीज कर सकें। तो ये तो हो गए लेजिटिमेट, जहां पे आपको एक गारंटी है आपकी सरकार से, आपकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनसे गारंटी है कि आपके साथ गलत नहीं होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके इंक्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे बढ़ेंगी। अभी कुछ लोगों को ओवरनाइट अपना पैसे को डबल करना है। सही बात। तो यहाँ पे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आपके इसी इमोशन को यूज करते हैं, वो आपके इसी इमोशन को पकड़ते हैं और इसी को आपके इमोशंस का मिसयूज करते हैं। तो कई बार हमारे पास मैसेज आता है कि किसी जगह पर कोई प्रॉपर्टी है जो कि बहुत जल्दी अप्रिशिएट होगी, अगर आप आज ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कुछ ही महीनों या सालों में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स अप्रिशिएट कर जाएगा। या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई शेयर है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो शेयर बहुत जल्दी पिकअप करेगा। कोई नई टेक्नोलॉजी है या नई स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसके आप बेनिफिशियरी हो सकते हो, जिसमें आपको काफी बेनिफिट होने वाले हैं। तो ये जो इजी मनी है, ये ग्रीड को क्रिएट करता है
और इसी ग्रीड को ये लोग साइबर क्रिमिनल्स कैपिटलाइज करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को जो कि ग्रीडी है, और उस सब्जेक्ट के ऊपर ये अटैक क्रिएट करते हैं। ये उन सब्जेक्ट्स को मैसेज भेजते हैं किसी प्रॉपर्टी के बारे में, और कई बार ये लेजिटिमेट सोर्सेस को भी यूज करते हैं। जैसे कि कई बार न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है कि कहीं पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट्स की स्कीम है जो लॉन्च हो रही है, और आज ही उसका लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, और उसका ड्रॉ 2 दिन बाद होगा। और उसमें इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन वो देते हैं कि ये प्रॉपर्टी की जो प्रीवियस हमारी स्कीम थी उसमें काफी जो बेनिफिशरीज थे उनका जो वैल्यू है वो काफी बढ़ गई है, इसके आसपास बहुत एमिनिटीज है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 2 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स और प्रोबेबली 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्रीड क्रिएट कर, मतलब पूरा शो करते हैं, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है, कुछ भी है ना, कुछ भी ऐसे कुछ भी गलत नहीं है। और क्योंकि वो डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है, नेशनल में आ रहा है, मतलब आप हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, आप मैक्सिमम नेशनल डेली न्यूज़पेपर में इस टाइप के एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब न्यूज़पेपर में आ रहा है तो ये तो ऑथेंटिक है, नहीं। आप कभी उसके नीचे डिस्क्लेमर भी पढ़िए जो कि न्यूज़पेपर एजेंसीज डालती हैं। जो न्यूज़पेपर जो ओनिंग कंपनीज हैं वो क्लियरली लिखती हैं कि इस न्यूज़पेपर में कोई भी एडवर्टीजमेंट्स हमने स्पॉन्सर नहीं किए हैं, ये एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो उनके रेस्पेक्टिव ओनर्स की तरफ से हैं, और आप इन एडवर्टीजमेंट्स पे, इन स्कीम्स पे अपने खुद के जजमेंट के हिसाब से एक्शन लें। हमारी इसमें कोई गारंटी नहीं होगी। विच मीन्स ये जो मीडियम है, न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आपका सोशल मीडिया है, ये इनके लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म बन जाता है साइबर क्रिमिनल्स के लिए कि इस प्लेटफॉर्म पे ये आपके ग्रीड को कैपिटलाइज करते हैं। वेरी ट्रू। तो ये ग्रीड जो है ये साइबर क्राइम्स को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। तो लोगों ने जो ग्रीड किया होता है, जो ग्रीड है वो बढ़ावा देता है। और इसके अलावा होता है करप्शन। अच्छा, इसके अलावा और स्कैम्स होते हैं। अब स्कैम्स भी क्या होते हैं, ये भी इवॉल्व करते हैं। जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, ह्यूमंस इवॉल्व करते हैं, सीजन के हिसाब से भी आते हैं, सीजन के हिसाब से आते जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कोरियर कैम्प स्कैन है, डिजिटल अरेस्ट है, या आपका इनकम टैक्स का सीजन चल रहा है, ITR फाइलिंग का चल रहा है, इस समय स्कैम चल रहे हैं। तो इसके अलावा और भी स्कैम है जो कि काफी कॉमन है, जो कि हम आए दिन देखते हैं। जैसे कि OTP स्कैम है। आए दिन हमारे पास OTP के लिए कॉल्स आते हैं जहां पे समटाइम्स आपको बताया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो प्रोबेबली डोरमेंट हो रहा है या इनएक्टिव हो रहा है, और आपको अपने KYC अपडेट करने हैं जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, बट आपने तो KYC अपडेट नहीं किया हुआ है। तो वो आपको बोलते हैं कि आप ये OTP प्रोवाइड कर दो या इस लिंक पे क्लिक कर दो। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वही होगा, आपकी जानकारी आपसे चुरा ली जाएगी जो कि मिसयूज की जाएगी। अब इस टाइप के जो अटैक है उनको हम बोलते हैं फिशिंग। जो फिशिंग है ये मोस्ट कॉमन साइबर अटैक है जो कि टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, एजुकेटेड पीपल एज वेल एज कॉमन पब्लिक सब पे एग्जीक्यूट होता है। जहां पे आपके पास या तो कोई ईमेल आता है, क्योंकि आज की डेट में सबके ईमेल एड्रेसेस हैं। हर जो भी इंसान मोबाइल यूज कर रहा है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उसके पास एक ईमेल एड्रेस है। तो आपके पास ईमेल आता है जिसमें कि जिसमें कि वो कोई जानकारी आपसे शेयर करते हैं और आपको ट्रिक करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे, आपको परसुएड करेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे। आपके ग्रीड को यूज कर सकते हैं, आपकी नीड को यूज कर सकते हैं कि आज आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा और आपके पास समय नहीं है बैंक जाने का, बिकॉज आप काफी बिजी हैं अपनी लाइफ में। तो वहां पे उस लिंक पे आप क्लिक करके अपना ऑनलाइन भी KYC अपडेट कर सकते हैं। तो वो आपके नीड को, ये जो आपकी नीड है इसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या आपके ग्रीड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक टू आइडेंटिफाई मोर अबाउट इट, टू लर्न मोर अबाउट इट। या आपके पास SMS आएगा जिसको स्मिशिंग बोलते हैं। फिशिंग का ही एक अदर रूप होता है स्मिशिंग, जिसमें SMS आएगा आपके पास और वो भी यही बोलेगा आपका KYC अपडेट नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला, आपको इनकम टैक्स रिटर्न, आपका कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका एक्सपेक्टेड है, या आपका कोई आपके रिवॉर्ड्स पॉइंट हैं जो कि आपके एक्सपायर हो रहे हैं आज ही, और उनको रिडीम करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। एंड कई बार तो ऐसा होता है कि आपके पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं है और आपको बैंक कह रहा है आपके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, राइट। तो ऐसा होता है क्योंकि ये जो लोग हैं साइबर क्रिमिनल्स, ये जिस थ्योरी पे काम करते हैं उस थ्योरी को बोलते हैं कन्वर्जन, कि इनका कन्वर्जन क्या है। तो इनका एक थ्योरी होता है कि आउट ऑफ 1000 अटैक्स दैट दे एग्जीक्यूट, हर 1000 अटैक पे अगर इनका कन्वर्जन 1% भी है तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। 1% कन्वर्जन, विच मीन्स अगर ये 1000 SMS भेजते हैं या 1000 ईमेल भेजते हैं और 10 लोगों ने भी उस पर एक्शन ले लिया तो भी इनके लिए कन्वर्जन बहुत अच्छा है। क्योंकि वो 10 लोग
की जानकारी इनको मिलेगी, उनका फाइनेंशियल फ्रॉड होगा उनके साथ, या हो सकता है किसी और तरह का उनके ऊपर अटैक हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक अटैक हो गया आपका, फिशिंग हो गया, स्मिशिंग हो गया। इसके अलावा एक अटैक होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक में क्या होता है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से। आज की डेट में हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, हमारे अकाउंट्स हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और जो भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स होती हैं, व्हाट्सएप पे, एंड हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जब हम वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हम लोगों को बताना चाह रहे होते हैं कि हमने क्या अचीव किया, या हम लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं, शो ऑफ करना चाह रहे होते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी जानकारी साइबर क्रिमिनल्स के साथ शेयर कर रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली। तो कई बार लोग लिखते हैं कि दे आर ट्रैवलिंग, लोग स्टेटस डालते हैं कि दे आर करंटली एट द एयरपोर्ट एंड ट्रैवलिंग टू अ स्पेसिफिक कंट्री। तो आप किसी को बता रहे हो कि आप घर पे नहीं हो, आप एयरपोर्ट पे हो और आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप घर आगे चोरी कर तो अब आपका घर पे कोई नहीं है। कई बार आप अपनी पूरे फैमिली की फोटो डाल देते हो, तो अब उनको ये पता चल जाता है कि ये आदमी घर पर नहीं है, तो अब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी एब्सेंस में आपके घर में आने की, सेंध लगाने की, चोरी करने की। कई बार हम अपने बच्चों की फोटोग्राफ डाल देते हैं। अभी एक कॉमन स्कैम होता है या एक अटैक होता है नर्सरी एजुकेशन के टाइम पे, या जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं हर साल, कि पेरेंट्स इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं दुनिया को बताने के लिए कि आज मेरे बच्चे का पहला दिन है स्कूल में, और उसकी स्कूल की ड्रेस में उसकी फोटो क्लिक करके उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करके डालते हैं कि माय सन और माय डॉटर्स फर्स्ट डे एट स्कूल। एंड समटाइम्स वो स्कूल का बैकग्राउंड में, स्कूल के बैकग्राउंड में फोटो लेते हैं, स्कूल का नाम भी आ जाता है। तो साइबर क्रिमिनल्स ऐसी जानकारियों के लिए ही बैठे हैं, तो वो ऐसी जानकारियां पिकअप करते हैं। तो ऐसी चीजों से उनको जानकारियां मिलती हैं कि ठीक है आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके बच्चे कितने हैं। कई बार ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, जो कि यहीं से जानकारी लेकर उन्हीं बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, उनको सेल करते हैं। फ्लैश ट्रेड होता है इसके थ्रू। लोग अपने डीप फेक्स होते हैं, जहां पे आप तो अपनी एक सेंसिबल पिक्चर अपलोड करते हैं, लेकिन उसी को टेक्नोलॉजी की मदद से उसको मैनिपुलेट कर लिया जाता है, गलत तरीके से उसको समाज को दिखाया जाता है, जिससे आपकी सोशल इमेज खराब हो सकती है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, जहां से साइबर क्रिमिनल्स बहुत सारी जानकारी लेते हैं, जो कि या तो उन्हें वहां पर मिलती है, या तो वो खुद से इकट्ठा करते हैं, या हम खुद उन्हें थाली में परोस कर वो जानकारी देते हैं कि ये लो हमारे बारे में जानकारी ले लो। तो ये भी एक अटैक होता है। तो ये एक बहुत कॉमन अटैक है, और जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग से ही ट्रिगर होते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो पता होना चाहिए वो किस पे अटैक कर रहे हैं। वो प्रॉपर आपकी स्टडी करते हैं, उसके बाद ही कुछ या तो रैंडमली होता है कि रैंडमली आपने 10,000 SMS भेज दिए, रैंडम नंबर्स पे भेज दिए, जो एक्टिव नंबर्स होंगे वहां पहुंचेंगे, और उसमें से भी कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल रेस्पॉन्ड कर देंगे, तो चलो आपका रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट आ गए। बिकॉज ये उनके लिए बिजनेस है, जैसे हम एक बिजनेस में हैं, हम एक जॉब में हैं, ये उनकी जॉब और बिजनेस है। तो अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखो, सो दे आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, वो काफी मेहनत कर रहे हैं अपने टारगेट्स को कैप्चर करने के लिए, उनको किसी तरह से ट्रिक करने के लिए कि उनसे उनको जानकारी मिले। तो ऐसे बहुत सारे अटैक होते हैं जो कॉमन इंसान पे होते हैं, जिनका संबंध या तो फाइनेंशियल फ्रॉड है, या उनके मोबाइल से संबंधित कोई अटैक होगा, साइबर फ्रॉड। तो ऐसे कई सारे अटैक हो जाते हैं। इसके अलावा और भी अटैक हैं जो कि फिजिकल हो सकते हैं, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कई बार हम जब रोड पे ट्रैवल करते हैं तो कोई हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और उसी बीच में दूसरा इंसान हमारा कोई सामान चुरा सकता है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप ट्रैफिक में, ट्रैफिक सिग्नल पर हैं, ऑल ऑफ अ सडन राइट हैंड साइड पे कोई आपके विंडो को नॉक करेगा। जब तक आप उसको देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड से कोई इंसान आपके लैपटॉप को या मोबाइल को चुरा के ले जाएगा। तो ऐसे भी फिजिकल भी अटैक हो सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारे हैं, मतलब जितना हम, जैसे जैसे लोगों को पता चलता है इन अटैक्स के बारे में, जैसे जैसे हम अवेयर होते हैं, वैसे वैसे ये साइबर क्रिमिनल्स खुद को अपडेट करते रहते हैं, और ये नए नए ट्रिक्स लेकर आते हैं, नए नए अटैक्स को इन्वेंट करते हैं, उनका आविष्कार करते हैं कि और नया क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो जानकारी लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है, तो उस पे तो लोग फंसेंगे कम ना, लोग कम फंसे, थोड़े अवेयर हो गए लोग, जैसे कि लोग अवेयर हो गए ओटीपी को लेकर। अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर इंसान को पता है कि ओटीपी शेयर नहीं करना है। अगर कभी फोन पे ओटीपी आता है या कोई आपको कॉल करके ओटीपी मांगता है, तो आपको नहीं देना है। अभी तो लोगों को पता है। ये भी हो गया ना कि एआई की मदद से वो आपके जैसे फैमिली मेंबर की वॉइस भी सेम निकालेंगे कि मैं ऐसे फंस गया हूं, ऐसा भी मैंने ऐसे तो बहुत कॉमन अटैक है, इसको हम डीप फेक बोलते हैं। ऐसे अटैक्स में क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, बट ऐसे अटैक को करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला पहले, वो आपको स्टडी करते हैं। आपको सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, आपकी
दे ट्राई टू कलेक्ट एज मच एज इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। जितनी ज्यादा जानकारी मिल सकती है आपके बारे में निकालते हैं। आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप किस प्रोफेशन में हो, आपका सोशल स्टेटस क्या है, कई बार आपका बैंक बैलेंस भी पता कर लेते हैं वो लोग। कैसे? बैंक बैलेंस कैसे? क्योंकि इनके एसोसिएट्स होते हैं, इनके टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में इनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू ये पता कर लेते हैं कि जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा विक्टिम है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबल पोजीशन क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसी हिसाब से वो अटैक एग्जीक्यूट करते हैं। तो कई बार अभी मेरे एक जानकार के साथ हुआ जहां पर उनके पास कॉल आया कि उनके बेटे को पुलिस स्टेशन में पकड़ा हुआ है कुछ फ्रेंड्स के साथ, और ये लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, ये लोग ड्रग्स बेच रहे थे कॉलेजेस के बाहर। तो अब ये अचानक से जब उनको कॉल आया पुलिस स्टेशन से, तो इट वाज अ शॉक। उनको समझ में नहीं आया कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये ट्रू है कि उनका बेटा जो है अभी जॉब नहीं करता है और वो जॉब सर्च कर रहा है, और एज पार्ट ऑफ दैट सर्च वो छोटे मोटे काम करता रहता है। तो ये उस चीज को कैप्चर करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। तो उनके पास कॉल आता है, उनको बोला जाता है कि अभी इमीडिएटली हम इसके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट, जो कि एक कानून में प्रावधान है, जो कि काफी बहुत ही टफ होता है, लॉ होता है, जिसमें जमानत नहीं हो पाती, कई सालों की सजा होती है, और जिससे कि आपके समाज में भी आपकी बदनामी होती है। तो ऐसा कोई प्रावधान है कानून में, वो एक्ट इसके ऊपर लगा देंगे, इसका करियर खराब हो जाएगा, जॉब नहीं कर पाएगा। दे विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ अर्जेंसी, इतना क्रिटिकल कर देंगे कि आप कोई भी काम कर रहे हो आप बीच में छोड़ दोगे, आप जहां हो वहीं खड़े रहोगे, और आपको बस उसे रिजॉल्व करना है। और फिर उनको बोला गया कि अगर आप चाहते हो कि आपके बेटे के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन ना हो, तो आपको इतना पैसा हमको देना पड़ेगा। वो भी तब जब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, हम एक सभ्य समाज से आते हैं और हमारी एक सोशल एक इमेज है समाज में, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा बेटा क्यों फंसाया गया है, कोई गलत फहमी हुई है। तो उधर से उन लोगों ने उनकी मदद करने के एवज में, उनके बेटों को छोड़ने के एवज में उनसे 50,000 रुपए मांगे कि आप अभी हमारे अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर करो और फिर हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। और ये हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमें बहुत सभ्य इंसान लग रहे हो, शरीफ इंसान लग रहे हो, और आपका बेटा भी हमें ऐसा लगता है कि ये फंस गया है, ये गलत संगति में फंसा है, इसके दोस्त ऐसा काम करते हैं, ये नहीं करता। उन्होंने इमीडिएटली उनको 50,000 रुपए ट्रांसफर किए, और उसके बाद वो फोन उन्होंने काटा, और थोड़ी देर बाद ही उनके बेटे का उनके पास फोन आया, और उनका बेटा उनके घर पे ही था, और वो उनको फोन करके ये पूछता है कि पापा आप कितनी देर में घर पे आओगे। और उनको इतना आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने उस नंबर को डायल किया और वो नंबर नॉट रीचेबल था, वो नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। तो इस टाइप के भी अटैक हो जाते हैं। अब इसमें तो चलिए वो फोन पे बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि ऑन दी अदर साइड आप ही की जान पहचान का कोई है। जैसे कि यंगस्टर्स के साथ बहुत कॉमन एक अटैक होता है कि आज की डेट में यंगस्टर्स जो होते हैं उनके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स का सर्कल होता है, जिसमें कोई एक लड़का है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, या वो सोशल मीडिया पे किसी से मिला है कुछ समय पहले ही, कुछ दिन या कुछ महीने पहले ही, और वो काफी बात करते हैं, काफी एक दूसरे को पसंद करते हैं, और काफी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ शेयर करना, वीडियो शेयर करना, और एक दूसरे को पसंद करते हैं, चैट करते हैं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपके पास एक कॉल आएगा किसी का, जो कि आपको बोलेगा कि वो कोई पुलिस ऑफिसर है, या आपके फ्रेंड ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कमिट कर दिया है, और उसके मोबाइल में लास्ट मैसेज या लास्ट कॉल आपका ही है। और वो आपको एक पिक्चर भी भेजेंगे, जिसमें पिक्चर में आप देखोगे कि आपका जो जानकार है, जो जानकार व्यक्ति है, लेट्स से आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ है, या उसने सुसाइड कमिट किया हुआ है, या उसका मर्डर हुआ है, वो पंखे से लटका हुआ है, और वो वही होगा। और आप डर जाओगे। फिर वो आपसे सेटलमेंट करेंगे कि ठीक है, आप इतना पैसा हमें दे दो, और हम इसमें केस में आपका नाम नहीं डालेंगे, हम अभी इसके मोबाइल से आपका सारा डेटा डिलीट कर देंगे, आपकी सारी चैट डिलीट कर देंगे, आपके सारे वीडियोस या आपके सारे कम्युनिकेशन डिलीट कर देंगे। अब आप क्या करोगे? आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप उनको पैसा दोगे। तो इस टाइप के स्कैम होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं डीप फेक्स, जो कि एआई ड्रिवन अटैक्स होते हैं, क्योंकि इसमें एआई का बहुत यूज होता है, लुक अलाइक इमेजेस एंड वीडियोस ब्रिंग करना, या कई बार आपके पास आप ही के, जैसे कि आपने बोला कि आवाज वही होती है, आप ही के फैमिली मेंबर का फोन आएगा, प्रोबेबली आपके ब्रदर का, सिस्टर का, कोई क्लोज फैमिली मेंबर का, जो कि बोलेगा कि वो किसी एक मुसीबत में फंसा हुआ है, वो या तो किसी पुलिस स्टेशन में फंस गया है, उसको छूटने के लिए कुछ पैसा चाहिए, या उसका रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो गया है और उसको कुछ पैसा चाहिए, या वो किसी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी में है और उसको इमीडिएट हेल्प चाहिए। और क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, आप उसके साथ किसी रिलेशनशिप में है, इमोशन शेयर करते हैं, कनेक्टेड हैं, आप उसकी मदद करना चाहेंगे, और आप उसको वो पैसा दे दोगे, या वो जानकारी दे दोगे जो वो आपसे मांग रहा है। तो ऐसा भी हो जाता है
इनफैक्ट ये इतने बड़े लेवल पे जा चुका है एआई की हेल्प से कि कई बार फोन पे ना कर वो आपको वीडियो कॉल करेंगे एंड इट इज द सेम पर्सन। आपका भाई है, आपके पिता है, आपकी बहन है, इतना आपका एडवांस, बेटा है। इतना एडवांस हो गया, इतनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी कि वो जो सामने आप देख रहे हो वो आप ही का ब्लड रिलेशनशिप में है, और वो उस सिचुएशन में होगा कि वो रोड पर होगा और पीछे गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है और उसको चोट लगी हुई है और वो आपको कॉल कर रहा है, या कोई और आपको कॉल कर रहा है और वो वहां पड़ा हुआ है खून से लथपथ और वो आपको बोल रहा है कि इसके फोन में लास्ट नंबर आप ही का था इसलिए वो आपसे कनेक्ट कर रहा है, और अब वो इसको लेकर हॉस्पिटल जा रहा है और आपको रास्ते में कोऑर्डिनेट करेगा, आपसे कनेक्ट करता रहेगा। एंड उसके बाद फिर वो फोन काट के आपसे वॉइस कॉल पे बात करेगा और बोलेगा कि मैं हॉस्पिटल ले आया हूं, लेकिन एक इमरजेंसी डिपॉजिट करना है मुझे, ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले 1 लाख 2 लाख 5 लाख आप जल्दी से भेजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्या करेंगे? आप उसको पैसे भेजेंगे और आप उसी को भेजेंगे क्योंकि आपके पास इतना सोचने का टाइम नहीं है कि हॉस्पिटल के नंबर पे भेजना है या उसे भेजना है, और ना ही आप उससे नेगोशिएट कर पाएंगे कि मैं आपको नहीं भेजूंगा, आप मुझे हॉस्पिटल का अकाउंट नंबर दीजिए, आप मुझे हॉस्पिटल का स्कैनर दीजिए, क्योंकि वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की गई है। तो ऐसे अटैक होते रहते हैं, ऐसे कई सारे अटैक है, मतलब हम घंटों बात कर सकते हैं इस पे, जो कि अभी हो रहे हैं लोगों के साथ। इनफैक्ट एज वी स्पीक हम जो बात कर रहे हैं इस समय भी कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड, डीप फेक, डिजिटल अरेस्ट, कोई फिशिंग स्कैम हो रहा होगा। सर, साइबर स्कैम से बचने के लिए सबसे पहली चीज जो है जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए वो क्या है? कॉमन सेंस। देखिए, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है साइबर स्कैम से बचने के लिए, क्योंकि कॉमन सेंस का रिलेशनशिप आपके एजुकेशन, आपके बैकग्राउंड से नहीं होता। कॉमन सेंस इज कॉमन फॉर एवरीवन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कुछ भी अचानक से नहीं होता है। आप इतने लकी नहीं है कि आपकी ऑल ऑफ अ सडन लॉटरी निकल जाए, या समय इतना बुरा नहीं हो सकता कि अचानक से आपके परिवार में कोई घटना हो जाए और आप किसी से संपर्क ना कर पाए। तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, क्योंकि जितने भी साइबर क्राइम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने की जो स्ट्रेटजी है वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना, कि वो एक ऐसी जरूरत क्रिएट कर देते हैं कि आपको इंस्टेंट डिसाइड करना है, उसी समय डिसाइड करना है, आपके पास समय नहीं है। और सर, बहुत बारी मैंने मतलब जो नोटिस किया है ये चीज होती है कि उस टाइम पे फोन, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, फोन भी नहीं मिलेगा जो एग्जैक्ट मतलब आपको लग रहा है कि वो बंदा फंसा हुआ है या उससे रिलेटेड जो जिसके बारे में भी वो स्कैमर बात कर रहा है, उससे हम कॉल करेंगे तो कॉल नहीं रखते। तो उसके आई डोंट नो कि वो क्या क्या चीजें वो करते हैं उस टाइम पे कि फोन कनेक्ट ना कर पाए हम जिस बंदे को के बारे में बोल रहा है। तो ये वाली चीजें मैंने नोटिस की हैं। हाँ, ऐसा होता है। जैसे कि मैंने बोला कि साइबर क्रिमिनल्स अपने सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। साइबर अटैक रैंडम नहीं होता है हमेशा, कई बार एक बहुत ही प्री प्लान्ड, सिस्टमेटिकली वो साइबर अटैक जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे कि आपने बोला कि आप जब अपने एसोसिएट को, अपने नोन पर्सन को कॉल करोगे बिफोर यू टेक अ डिसीजन, कि ठीक है आपके पास कॉल आया और आपको कोई कॉल करके बोलता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया है, या आपका कोई फैमिली मेंबर किसी ट्रबल में है और ये इंसान उसके पास है और आप इसे श्योर करना चाहेंगे, और उसी समय आप बोलें कि ठीक है मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ, तो आप उस फैमिली मेंबर को कॉल करेंगे। अब उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है, तो वो उसका नंबर इसलिए स्विच ऑफ जा रहा है क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने ये पूरा अटैक जो है प्लान किया हुआ है, विच मीन्स उन्हें एग्जैक्टली पता है आपका वो फैमिली मेंबर कौन है, उसका नाम क्या है और उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो उस समय के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए उसका मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। वो उसके मोबाइल नंबर को डिसेबल करने के लिए या उसके मोबाइल नंबर को उस समय के लिए अनअवेलेबल करने के लिए भी एक दूसरा अटैक है जो उन्होंने एग्जीक्यूट कर रखा है उसी समय में, जिसको बोलते हैं सिम स्वैप फ्रॉड, जिससे कि उसके मोबाइल नंबर को उस समय के लिए डिसेबल कर दिया जाएगा, आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाएगा, या फिर उसके मोबाइल नंबर में जो सिम है वो सिम किसी और डिवाइस पे एक्टिवेट कर दी जाएगी, ताकि जब आप उस इंसान को कॉल करो तो फोन रिंग तो करे लेकिन कोई पिक ना करे। या फिर अगर इसको आप थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड लेकर जाएं, जहां पे जो कुछ ऐसे थ्रेट एक्टर्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, जिनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं और उनका सब्जेक्ट जो है वो काफी आई वुड से कि एक सोशल रेप्यूट का है, या सब्जेक्ट बहुत क्रिटिकल है उनके लिए, जहाँ पे सब्जेक्ट कुड बी अ बिजनेसमैन या सब्जेक्ट कुड बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल जिससे उनको जानकारी निकालनी है। तो उस केस में वो ये भी कर सकते हैं कि वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके उस फैमिली मेंबर का या आपके उस रिलेटिव को भी इंपर्सनेट कर सकते हैं कि जब वो फोन पिक करे बंदा, तो वो वही बंदा हो जिससे आप बात करना चाहते हो, और वो फोन कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ प्रोबेबली कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट के लिए पिक होगा, जहां पे आप बस ये श्योर करेंगे
क्या ये बात सही है कि तुम पुलिस स्टेशन में बैठे हो? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? अगर तुम्हें थोड़ा बहुत होश है, या क्या तुम्हें सही में पैसों की जरूरत है? तुम्हारे अभी सेक्रेटरी का या तुम्हारी वाइफ का मेरे पास कॉल आया है, या तुम्हारे किसी नोन का कॉल आया है कि दैट यू आर इन ट्रबल एंड यू नीड सम इंफॉर्मेशन या कुछ रिसोर्सेज जो कि मैं दे सकते हो, तो ऐसा हो जाता है। तो ये सब ऐसी सिचुएशन में क्या करें हम लोग? तो ये तो पूरा कॉमन सेंस, वही मैंने बोला ना, जैसे आपसे अभी बात हुई तो आपने बोला कि 5 मिनट तक हो सकता है, 5 मिनट तक नंबर ना मिले, तो फिर भी वेट करें कि भाई अभी रुको, वेट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? पैनिक नहीं करना चाहिए। पैनिक तो नेचुरली होगा, अब पैनिक तो होगा ही वहां पे, क्योंकि उन्होंने अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की हुई है, और आप जिससे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। पैनिक इसलिए नहीं करना है कि कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं हो सकती, और अगर ये ट्रू है कि कोई कहीं पर फंस गया है, तो आप रिमोटली उसे बचा भी नहीं सकते। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कुछ पैसा देने से कोई नहीं बचेगा, और फिर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर वो सिचुएशन बाद में पैसे की डिमांड पे जाती है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि पैसा क्यों मांग रहे हैं। अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है तो केवल पैसे से नहीं होती, और भी तरीके हैं। जैसे कि मेरे साथ एक बार हुआ, मेरे पास मेरे एक फोन कॉल आता है जो कि ये बोलते हैं कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, छोटे भाई का, और वो अभी बेहोश है, और उसके मोबाइल में मेरा नंबर उनको मिला भैया के नाम से, और उन्होंने मुझे कॉल किया हुआ है, और उन्होंने मुझे बोला कि वो उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और क्योंकि ऐसा हुआ तो मैं भी काफी परेशान हुआ, मैंने कहा आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ और मुझे अपनी करंट लोकेशन आप मुझे भेज दो उसी मोबाइल से, और मैं पहुंचता हूं हॉस्पिटल। थोड़ी देर बाद उनका कॉल आता है कि वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे है, और उसको एडमिट कराने के लिए इमरजेंसी में 2 लाख रुपए अर्जेंटली उनको जमा कराने हैं 10 मिनट बाद। अब क्योंकि मैं इस डोमेन में हूँ, इस फील्ड में हूँ, और मुझे पता है कि ऐसे अटैक होते हैं, इसी बीच में मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, उसका नंबर स्विच ऑफ था एज एक्सपेक्टेड। मैंने अपने ब्रदर की वाइफ को कॉल किया, तो जब मैंने उनको कॉल किया तो वो मुझे बोली कि वो तो यहीं बैठे हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे विक्टिम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने किसी कॉमन फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को कॉल करेंगे, जो कि हमें लगता है कि उस समय उसके पास हो सकता है, या उसे उसके बारे में पता हो सकता है। तो हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो हमें डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, कॉमन सेंस यूज करनी है, और बहुत ही टेक्निकली उस सिचुएशन को हैंडल करना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 99% केसेस में ये फेक होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, शांत रहना है, और सोच समझ के फैसले लेने हैं। ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन ट्रू हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो फैमिली में, बट आपको पैनिक नहीं करना है। आपको फैमिली मेंबर से कनेक्ट करना है, उनको कॉल करना है, पता करना है कि वो इंसान उनके साथ है या नहीं, और लास्ट टाइम उनकी उस इंसान से क्या बात हुई थी और वो कहां पर था। इससे आपको क्लू मिलेगा। और सबसे बड़ा जो आपको ट्रिगर है, जो ये चीज आपको बताएगा कि ये फ्रॉड है या जेन्युइन है, वो है अर्जेंसी। अगर सामने वाला आपको फोन से नहीं जाने दे रहा और वो आपको इमीडिएट डिसीजन लेने को बोल रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अदर साइड पे पर्सन आपको टाइम देगा, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेगा। तो आपको ऐसे पकड़ना है। तो ये कॉमन सेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है वो है ग्रीड। आपको अपने ग्रीड पे कंट्रोल करना है। जैसे कि मैंने बोला, मैक्सिमम जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं या इन्वेस्टमेंट स्कैम होते हैं, वो आपके ग्रीड को कैपिटलाइज करते हैं, वो आपके ग्रीड का यूज करते हैं। आपको लालची नहीं होना है। आपको समझना है कि कोई आपका पैसा रात भर में डबल नहीं हो सकता। ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है। कोई भी शेयर आपको रातों रात करोड़पति नहीं बना सकता। आपको इस चीज को समझना है। तो आपको अपने ग्रीड पे कंट्रोल करना है। अगर ऐसा कुछ है तो पहले आप वेरीफाई करें। पूरी जानकारी लेने के बाद ही उस इन्वेस्टमेंट स्कीम पे आप इन्वेस्ट करें या एक्शन लें। तो आपको अपने ग्रीड पे कंट्रोल करना है। जो कि थर्ड चीज है वो है इग्नोरेंस, कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। अवेयर कैसे होना है? मैं ये नहीं बोलता कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, हो सकता है आपके पास समय ना हो। मैं ये नहीं बोलता कि आप टीवी देखिए, बट आप जितनी भी देर डिजिटल मीडिया यूज करते हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं सीरियल्स, तो कभी कभी न्यूज देख लीजिए। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे रील्स देखते हैं, तो आप 5 मिनट के लिए ये देख लीजिए कि क्या क्या साइबर क्राइम्स आज की डेट में कॉमन है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो साइबर अवेयरनेस बहुत जरूरी है आज की डेट में, सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एक गृहिणी के लिए, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम
3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। पहला ग्रीड, दूसरा आपको पेशेंस रहना है, बिल्कुल काम रहना है, डरना नहीं है, इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, और तीसरा आपको अपना इग्नोरेंस पे कंट्रोल करना है, आपको अवेयरनेस को इंक्रीज करना है। तो ये चीजें अगर हम करेंगे तो 99% ऑफ द केसेस में हम खुद को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। मैंने 99% केसेस क्यों बोला? 1% हमें साइबर क्रिमिनल्स की उनकी कैपेबिलिटी पे भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये साइबर क्रिमिनल्स भी हम में से ही लोग होते हैं, हमारे जैसे ही लोग होते हैं। वो भी हमारे जितना ही पढ़े लिखे होते हैं, उतना ही उनके अंदर दिमाग होता है, बस वो उसे गलत राह पर यूज करते हैं, वो उसको एक गलत तरीके के लिए यूज करते हैं। उनका पर्पस जो होता है वो गलत होता है। तो 99% केसेस में आप खुद को बचा सकते हैं, 1% आपको आपकी अवेयरनेस बचाएगी। तो हमें बस इन चीजों का ध्यान रखना है, जो कि सबके लिए है, एक कॉमन मैन के लिए भी है और एक एजुकेटेड पर्सन के लिए भी है। सर आप हमें ये बताइए कि साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है, इसमें मतलब यूथ कैसे आ सकता है? देखिए, आज के समय में तो ऑप्शंस बहुत हैं और काफ़ी इजी भी है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी है और ये जानकारी हर जगह अवेलेबल है। हमारे टाइम में तो बड़ा मुश्किल था कोई भी करियर चूज करना और उसके बाद उसको परस्यू करना और उसमें प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट का अवेलेबल होना, बट आज के डेट में बहुत ईजी है। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में, जो साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमास, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिग्रीज भी कराते हैं। जैसे कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बैंगलोर एंड चेन्नई में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीटेक और बीई, जो कि 10+2 के बाद 4 साल का कोर्स होता है, जो कि आप साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हैं। जैसे कि 10+2 के बाद अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाते हैं तो आप बीटेक करते हैं या बीई करते हैं, और मैक्सिमम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाते हैं। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज भी होते हैं। तो एक तो ये तरीका है साइबर सिक्योरिटी जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, और एक कॉमन मैन के लिए साइबर सिक्योरिटी समझने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप यूट्यूब को कुछ देर के लिए लर्निंग के लिए यूज करें, आप कुछ देर के लिए गूगल पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्च करें। इनफैक्ट कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे पोर्टल्स हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्ट इनकी वेबसाइट है, जहां पे आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहां पे ये जितने भी कॉमन साइबर अटैक्स होते हैं उनकी जानकारी है, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है, तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे सबके लिए साइबर के फील्ड में आने के लिए ऑप्शन है। अगर आप साइबर के फील्ड में जाना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, तो आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, या एक डिग्री लेवल कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ बॉडीज़ हैं जो साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि आपका सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी है, CIS है, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस है, कई सारी बॉडीज़ हैं, इनकी जानकारी में हम शेयर कर सकते हैं। तो इन पर जाकर आप डिप्लोमाज एंड कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ के लिए आपको एक नॉमिनल फी भी पे करनी होगी, जिसके अगेंस्ट आपका एक एग्जाम होगा टू वैलिडेट योर नॉलेज, एंड देन वो आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। तो आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक स्टूडेंट के लिए, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, और सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए, उसमें उसके लिए अवेयर होने के लिए, और प्लस इसमें अपना करियर बनाने के लिए। बहुत ईजी हो गया सब कुछ। ईजी तो नहीं, लेकिन एक्सेसिबल हो गया है। जैसे आपने बोला ना कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो मतलब मुझे लगता है इजी है। हाँ, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। चार्जेस होंगे, डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, किस इंस्टीट्यूशन के कोर्स के लिए आप एनरोल करते हैं। लेकिन आपको फाइनेंसेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत सरकार की भी कुछ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ सरकारी कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज कराते हैं, जहाँ पे फीस बहुत कम होती है, जो कि हम सभी अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब उतना मुश्किल नहीं है, अब एक्सेसिबिलिटी है। अब केवल आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, एक ज़ील होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे इस फील्ड में कुछ करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर स्टूडेंट्स के लिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो जैसे कि आपके सोशल वेबसाइट्स हैं, उन पे आपके अकाउंट्स हैं, वैसे ही आप प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे अपने अकाउंट्स बना सकते हैं। लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है, एक वेब पोर्टल है, जहां पे आप अपना अकाउंट बनाकर आप लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
इरेस्पेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, आप अपने लाइक माइंडेड प्रोफेशनल सर्च कीजिए और उनके साथ उनके नेटवर्क का पार्ट बनिए, उन्हें अपने नेटवर्क में जोड़िए और फिर उनसे अपने ज्ञान को शेयर कीजिए और उनसे उनके ज्ञान से खुद को फायदा दीजिए। तो दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सीख भी कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। सर, आपको साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर ट्रेंड कैसा लगता है आगे? देखिए, साइबर सिक्योरिटी, या मैं इसको ऐसे बोलूं क्लाउड सिक्योरिटी, या फिर हम इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोलते हैं, इसका फ्यूचर जो है ब्राइट है। ब्राइट इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इतने सारे साइबर अटैक्स होते हैं, नए नए टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स ये साइबर क्रिमिनल्स या थ्रेट एक्टर्स अडॉप्ट करते हैं, ये इवॉल्व करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नए नए ट्रिक्स लेकर आते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमें सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की नीड है जो इनसे एक कदम आगे बढ़कर काम करें, जिसको हम हमारी इंडस्ट्री में एथिकल हैकर भी बोलते हैं या सिक्योरिटी प्रोफेशनल बोलते हैं। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा सा हटकर इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज साइबर सिक्योरिटी में करना स्टार्ट किया है। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बहुत नीड होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स कितना बढ़ रहा है, कितने तरह के अटैक्स बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है प्रोफेशनल्स की और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो सर, आपका स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तो आपका इसमें स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था या कुछ और इंटरेस्ट था आपका पहले? नहीं, साइबर सिक्योरिटी में कभी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते हैं कि हर इंसान अपने जो कुछ करना चाहता है जीवन में वो ना करके एक सेकंड करियर ऑप्शन चूज करता है और वहाँ पे बहुत अच्छा कर लेता है। तो मेरे साथ भी ऐसी था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था और शुरू से मेरा इंटरेस्ट था। मेरे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मैक्सिमम लोग किसान हैं और इनफैक्ट माय फादर यूज्ड टू बी अ फार्मर। तो देन ही मूव टू दिल्ली और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने काम शुरू किया। एक फैक्ट्री में उन्होंने काम करना शुरू किया जिसमें कपड़ों की सिलाई होती थी। तो उन्होंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। काम सीखने के बाद उन्होंने खुद का अपना एक छोटा सा सेटअप बनाया और फिर मेरे मदर को दिल्ली में बुलाया। उसके बाद फिर जब थोड़े से सेटल हुए, जब उन्होंने यहाँ पे रूम ले लिया रहने के लिए, थोड़े से सेटल हुए, तो उन्होंने फिर हम लोगों को भी बुलाया। तो मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग हुई वो गाँव में हुई। तो जब मैं शहर में आया तो यहाँ पे जब स्कूल में एडमिशन हुआ तो वहाँ तो इंग्लिश चलती थी और गांव में आपको इंग्लिश नहीं होती है। इंग्लिश छठी क्लास से जब आप 6th स्टैंडर्ड में आ जाते हो तो आप इंग्लिश स्टार्ट करते हो। बट मुझे ये पता था कि मुझे बनना क्या है, क्योंकि गांव में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो डॉक्टर की ही थी। जहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कुछ आता नहीं है और कोई भी समस्या हो जाती है उसके लिए आपको पास में जिला अस्पताल में जाना होता है, जो कि काफी दूर है, या फिर किसी शहर में जाना पड़ता है अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो। हाँ, और कई बार लोगों को इलाज नहीं मिलता और इलाज की अनुपस्थिति में, कमी में लोगों की जान भी चली जाती है, जो कि बहुत कॉमन था। और वो समस्या हमारे गांव में भी थी। हमारा गांव किसी से अलग नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो गांव है चंबल के किनारे, जहाँ पे लाइट भी नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर था बट लाइट नहीं आती थी, बहुत कम आती थी, ना के बराबर लाइट आती थी। तो मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो फादर ने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे डॉक्टरी में इंटरेस्ट था, MBBS करनी थी। उस समय गूगल नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कहीं पे आप सर्च नहीं कर सकते थे। आपकी लिमिट आपके परिवार और आपकी जो सराउंडिंग है, समाज में जो लोग हैं उन तक ही थी। तो सराउंडिंग में लोग कैसे थे? फादर जिस बिजनेस में थे, जिस प्रोफेशन में थे, उसी प्रोफेशन के लोग। तो वो आपको मशीनों के बारे में तो बता सकते हैं कि ये मशीन कैसे काम करती है, इस कपड़े की सिलाई कैसे होती है। डॉक्टरी के बारे में किसी को नहीं पता था। तो किसी तरह से यहाँ पे एडमिशन लिया स्कूल में। सबसे पहला चैलेंज आया इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी और स्कूल में इंग्लिश में थी किताबें। तो मेरी मदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उनको काफ़ी शौक था पढ़ने का और वो अपने समय में पढ़ नहीं पाई थी। तो उन्होंने अपना सपना मुझ में पूरा किया। उन्होंने मुझे पढ़ाया और किसी भी तरह से, हर तरह से उन्होंने कोशिश की। मैंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया। मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता था, वर्ड्स को पढ़ नहीं पाता था, तो प्रोनाउंसिएशन को लिखता था मैं। कुछ भी गलत पढ़ता था उसको जब सही पता चलता था तो उसको लिख लेता था। तो ऐसे करके मैंने जो है 5वीं क्लास में यहाँ पे एडमिशन हुआ था। 6 में होना था, लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं थी तो स्कूल वालों ने बोला कि ये बच्चा तो 2री-3री क्लास के लायक है। फिर भी रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने 5th में मुझे लिया। फिर धीरे धीरे मैंने उसमें इंटरेस्ट लिया, पढ़ाई में। पढ़ाई बहुत कोशिश की पढ़ने की, लोग जो जहाँ से भी सपोर्ट मिल सकती थी सपोर्ट ली। ट्यूशन्स पॉसिबल नहीं थे क्योंकि पापा के पास उतना पैसा नहीं था कि वो ट्यूशन अफोर्ड कर सके और सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती थी। अभी तो गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो गए हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती थी। तो किसी तरह कोशिश की, ग्रेजुएट 10वीं पास की, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी अच्छी कोशिश की, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आया, अच्छे मार्क्स भी आए। और उसके बाद फिर डिसाइड करना था कि अब 11th में साइंस
11वीं क्लास में आपको साइंस लेना है अगर आपको डॉक्टर बनना है। तो वहां पर मैंने साइंस ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, ये मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स थे। इसके अलावा इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था। तो उसी ड्यूरेशन में ये समझ में आया कि जो मेडिकल की बुक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी बुक्स होती हैं। और हमारे दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक में, नई सड़क, जहाँ पर बुक्स की मार्केट है। तो जब बायोलॉजी की बुक्स मैं लेने गया तो वो बुक्स की कीमत जो थी और बाकी बुक्स की कीमत के बराबर थी। तो वहाँ पे समझ में आया कि इस फील्ड में खर्चा है। उसके बाद मैंने अपने फादर से ये चीज़ डिस्कस की कि पापा मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए बुक्स खरीदने के लिए और इसके लिए मुझे कोचिंग भी करनी होगी, ट्यूशन्स भी लगवाने होंगे, बिना ट्यूशन्स के नहीं होगा। तो फादर ने किसी तरह से सपोर्ट किया। इनिशियली उन्होंने सपोर्ट किया, बट बहुत मुश्किल था उनके लिए सपोर्ट करना, क्योंकि बाकी और भाई हैं, उनको भी पढ़ाना है, उनकी एजुकेशन को भी देखना है। तो फादर के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने फादर को एक प्रोफेसर थे उनसे मिलवाया, जो कि बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, घर के पास ही रहते थे वो। तो फादर जब उनके पास गए तो उन्होंने फादर की स्थिति को देखते हुए, उनकी वेशभूषा को देखते हुए, कुछ ऐसा कहूँ तो, और मुझे देखते हुए उन्होंने बोला कि आप गलत फील्ड में जा रहे हो, इस फील्ड में बहुत पैसा खर्च होगा। और इस फील्ड में लोगों के, अगर मैं किसान की भाषा में बात करूं, क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन काफी संपन्न परिवार से संबंध रखते थे। तो उन्होंने बोला आपके गांव में जो जमीन है वो बिक जाएगी और घर के बर्तन बिक जाएंगे, तब जाकर आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, और उसकी गारंटी भी नहीं है कि वो बनेगा। लेकिन अगर आप सारा पैसा एक ही बच्चे पे लगा दोगे तो फिर बाकी जो आपके बच्चे हैं उनका क्या होगा। पिता का फर्ज है कि सारे बच्चों पे बराबर मेहनत करें और बराबर उनको मौका दे, बराबर उनको पढ़ाए, तो फिर आप कैसे करोगे। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे जहन में और मेरे फादर को भी समझ में आई। हालांकि वहां से आने के बाद मेरे फादर फिर भी पूरी तरह से डिटरमिन्ड थे कि नहीं बेटा, अगर तुझे डॉक्टरी में जाना है तो मैं तुझे डॉक्टरी ही कराऊंगा। लेकिन मुझे ये चीज समझ में आई कि गारंटी क्या है कि मैं डॉक्टर बन ही जाऊंगा, क्योंकि एजुकेशनल मतलब जो बैकग्राउंड था वो उतना अच्छा नहीं था, उतना मेरिटोरियस भी नहीं था। और मेरे साथ के जो बच्चे थे वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आ रहे थे, कंपटीशन में तो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया था उस एक साल में। और जब ये घटना हुई तो उसके बाद पूरी तरह से मैं कमजोर पड़ गया, और फिर उस समय सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि डॉक्टरी नहीं करनी है, मुझे अपने भाइयों को और परिवार को भी देखना है। प्लस फादर के ऊपर उस समय तक काफी कर्जा हो गया था, और कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर परेशान रहते कि ये कर्जा कैसे मैं चुका पाऊंगा, क्योंकि बच्चे तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सही बात। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक तो मैं कहीं ना कहीं डाइग्रेस हो गया अपने एम से, और थोड़ा सा डीमोटिवेट फील किया मैंने। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर बायोलॉजी में नहीं कंटिन्यू कर सकता तो कंप्यूटर्स पे फोकस करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। तो 12th में परसेंटेज मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो पूरा साल इस कश्मकश में चला गया कि जीवन में जो करना है वो तो कर नहीं पा रहे हैं, और गाइडेंस के लिए कोई था नहीं जो ये बता सके कि सेकंड ऑप्शन भी अच्छा होता है, या लाइफ में सेकंड ऑप्शन से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। घर में उस समय टीवी था नहीं जिसमें कहीं ऐसी कोई चीज देखने को मिले, कहीं से कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई बताने वाला ही नहीं था। तो फिर मैंने 12वीं पास किया, परसेंटेज काफ़ी अच्छी नहीं रही, बस किसी तरह पास किया मैंने 12वीं को। और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी की, उसकी बीटेक के लिए एग्जाम दिया। तो पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, और साइड बाय साइड फादर को सपोर्ट करने के लिए, छोटे भाइयों की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो गया था फादर के ऊपर, और वो कहीं ना कहीं उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। एंड इट यूज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज फेस ऑल द टाइम। आई कुड सी दैट सेंस ऑफ वरी ऑन हिज फेस ऑल द टाइम। तो आई वाज लाइक मुझे इनके लिए कुछ करना है, बड़े बेटे होने के नाते कुछ करना है। हाँ। और घर में रामायण महाभारत हमेशा चलती थी, तो उसमें यही सीखने को मिलता था कि जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसे त्याग भी करना होता है। तो फिर मैंने ट्यूशन्स लेना शुरू किया, ट्यूशन्स पढ़ाया बच्चों को, और उसी ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ कंप्यूटर्स में, कि ठीक है आप अगर डॉक्टर नहीं बन सकते तो कंप्यूटर्स में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, और आप एज अ कंप्यूटर इंजीनियर भी कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में। बट ये नहीं पता था कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हो। बस इतना पता था कि जो नियर बाय मार्केट्स हैं, जैसे कि हमारे घर के पास गांधीनगर है, विच इज एशियाज लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट, एंड चांदनी चौक, जहां पर भी काफी फेमस जगह है दिल्ली में, चांदनी चौक। तो वहां पे कुछ परिवार के सदस्य थे जो नौकरी करते थे, और जो फादर को ये बोलते थे कि अगर ये कंप्यूटर सीख लेगा तो इसकी 10 से 15 हजार रुपए महीने की जॉब लग जाएगी किसी शॉप पर, जहां पे ये कंप्यूटर्स मैनेज करेगा। जहां पे डेटा मैनेज कर सकते हो, डेटा मैनेज करेगा या उनका बिलिंग मैनेज करेगा। तो इतना ही पता था कि कंप्यूटर से इतना ही होता है, इतना ही पता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं इतना, इंटरनेट था नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं था, घर में फोन नहीं था किसी के पास।
हम जिस घर में रेंट पे रहते थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उन्हीं का नंबर रिलेटिव्स को दिया हुआ था, तो कभी अगर अर्जेंट कुछ होता था तो उनको कॉल करते थे। और फैमिली में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, जो सराउंडिंग थी वहां पे भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो कोई बताने वाला ही नहीं था कि बड़ी बड़ी कंपनीज में भी आप एज अ कंप्यूटर प्रोफेशनल काम कर सकते हो। तो उतना ही टारगेट था कि चांदनी चौक और गांधीनगर में किसी दुकान पे आप कंप्यूटर इंजीनियर एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर सपोर्ट पर्सनल बन के काम करोगे। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? ये है सन 2000 के आसपास की बात है, 2001-2002 की बात है। उस टाइम पे तो ये 2002 में मैंने हाँ 2002 में मैंने 12th किया था, तो ये उसी साल की बात है। राइट आफ्टर आई गिव माई 10+2 एग्जाम, तो मार्च में एग्जाम खत्म हो गए थे, अप्रैल में कुछ ना कुछ करना था, तो अप्रैल में मैंने ये ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। और एक स्कूल था घर के पास, उसमें एज अ इंग्लिश टीचर मैंने काम करना शुरू किया था। मेरी खुद की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, बट उनके हिसाब से परफेक्ट थी। उस समय बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम से एक डिग्री स्टार्ट हुई थी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। वो डिग्री का कोर्स कुछ एक दो साल पुरानी ही डिग्री स्टार्ट हुई थी, जो 3 इयर्स का कंप्यूटर का ग्रेजुएशन कोर्स था। तो मैंने वो ग्रेजुएशन कोर्स ज्वाइन किया, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने उसे ज्वाइन किया। कुछ सब्जेक्ट्स में मेरी बैक आई, और उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, जो फाइनल ईयर में थे, उनका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं होता था, बस उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था और मेजॉरिटी ऑफ देम वुड गो फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट मैं तो वो नहीं करना चाहता था। तो मुझे ये समझ में आया कि ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है, और हार्डली 200 में से किसी 1 या 2 बच्चों को ही जॉब मिलेगी जो कि काफी शार्प होंगे, जिनके सेमेस्टर में बैक नहीं आई होगी, जिनके थ्रू आउट 10th 12th में 75% 60% एंड अबव रहे होंगे। अब मेरे साथ तो ऐसा था नहीं, तो वो भी चीज कहीं ना कहीं मुझे डीमोटिवेट उसने मुझे किया। तो मेरा पढ़ाई से ध्यान हटा और मैंने ट्यूशंस में ध्यान लगाया कि ठीक है, अब मैं इसी से पैसा कमाऊंगा। और उस समय कुछ 5 से 7 हजार रुपए महीना मैं ट्यूशंस में कमा ले रहा था। ये बात है 2003 से 2004 की, जिससे मैं काफी खुश था। बट ऐसे कंटिन्यू तो नहीं रहेगा, और इस चीज का भी दुख था कि परिवार को सच नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं कॉलेज में फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरे बैक्स आ रहे हैं और मैं उनको सच नहीं बता पा रहा हूँ, और मैं कहीं ना कहीं परिवार को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसी समय हमारे दिल्ली एनसीआर में, या फिर मैं कहूँ इंडिया में, बीपीओस का क्रेज, बीपीओस का रेवोल्यूशन आया, कॉल सेंटर जिसको आप बोलते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में। तो गुड़गांव में और नोएडा में, इनिशियली गुड़गांव में कुछ कंपनीज के कॉल सेंटर स्टार्ट हुए, जो कि नाइट शिफ्ट होती थी जिसमें, और उसमें आपको थोड़ा सा अच्छा पैसा मिलता था, अच्छी सैलरी मिल जाती थी एज कम्पेयर टू नॉर्मल जॉब। तो कॉल सेंटर में आपको 15 से 18 हजार रुपये महीना मिलता था, और आपकी नाइट शिफ्ट होती थी, एंड वहां पे वो आपसे अच्छी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए वो एक्सपेक्ट करते थे। तो क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता था, थोड़ा सा मैंने खुद को ग्रूम भी किया था, पिकअप कर लिया था इंग्लिश में। तो मैंने, जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, उसी ड्यूरेशन में मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया। तो 1 महीना वहाँ पे जॉब की, और वहाँ पे उन्होंने मुझे एक बैक एंड प्रोसेस में डाला, जहाँ पे आपको ईमेल्स का जवाब देना होता था, और एक सेट टेम्पलेट था उसमें जवाब देना होता था, जहाँ पे बोलना नहीं होता था। एंड अगर आप बोल रहे हो तो इंटरनल टीम कम्युनिकेशन ही होती थी, कस्टमर फेसिंग कम्युनिकेशन नहीं था, जो कि मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने वहाँ 1-2 महीना काम किया, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं अब यहाँ से मुझे आप वॉइस प्रोसेस में डाल दो, जहाँ पे मैं बात कर सकूं, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने अलाउ नहीं किया। एंड देन आई लेफ्ट दैट जॉब। उसके बाद फिर ऐसे ही फिर 1-2 जॉब्स और की, फिर फाइनली एक लीडिंग एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म, जिसको हम आज बीपीओ बोलते हैं, उस समय कॉल सेंटर्स थे, कन्वर्जेस, वहां पे मुझे अपना पहला अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे उन्होंने मुझे एज अ टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव उन्होंने मुझे लिया, जहाँ पे मेरा काम था फोन पर नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करना और उनके इंटरनेट से संबंधित इश्यूज को रिजॉल्व करना फोन पे, उनको गाइड करना। तो वहां पे आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मुझे मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से मिली, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स में किया, और इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने सेल्फ लर्निंग से और अपने फ्रेंड के साथ रहते हुए, उसके एक्सपीरियंस को समझते हुए मैंने सीखा। लेकिन जर्नी बहुत मुश्किल थी। जो मेरा शुरू में ट्रेनिंग हुई उसमें मैं फेल हो गया पहली ट्रेनिंग में, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ मदर टंग इन्फ्लुएंस, कि मैं जब इंग्लिश बोलता था तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा जो क्षेत्र है वो उसके अंदर उसका प्रभाव आता था। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो मेडिकल इश्यूज, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो मेरी शिफ्ट होती थी वो रात में 2 बजे स्टार्ट होती थी और सुबह 11 बजे ओवर होती थी, तो मैं दिन में 2 बजे घर पे आ रहा हूँ। कभी मेरी शिफ्ट रात में 9 बजे स्टार्ट होती थी, सुबह 5 बजे ओवर होती थी, तो मैं 6 बजे घर पे आ रहा हूँ। कभी मेरी शिफ्ट दिन में 2 बजे स्टार्ट होती है, रात में 11 बजे खत्म होती है, और मैं रात में 2 बजे घर में आ रहा हूँ जब सब लोग सो चुके हैं। तो अब मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो ये शिफ्ट रोटेट होती रहती थी, हर दूसरे महीने, हर 15 दिन बाद, कभी कभी वीकली रोटेट होती थी। तो इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक इंपैक्ट करती है, क्योंकि आपके सोने जागने का टाइम बदलता है।
तो इस तरह से, लेकिन मजबूरी थी, करना था क्योंकि पैसा मिल रहा था और उस पैसे से फादर को सपोर्ट करना था, फैमिली को सपोर्ट करना था, तो मैं करता रहा, बेमन से करता रहा उस काम को। और उसके साथ साथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब यहाँ पे सैचुरेशन है, एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं यहाँ पे अर्न कर सकते। तो जब मैं उस सैचुरेशन पे पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब यहाँ से मूव करना है। अब एक तो आपको अपना पाथ चेंज करना है और दूसरा आपको इस नाइट शिफ्ट से मुक्ति पानी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली फिजिकली वीक करती जा रही थी और आपको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे। मेरे को हेयर फॉल होने लगा, बहुत सीवियर हेयर फॉल होने लगा उस समय। तो वहां से निकलना था। उसके बाद मैंने कोशिश की, खुद को प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ मेरी जो ग्रेजुएशन की जो मेरी बैक्स थे, जो मैं क्लियर नहीं कर पाया था ग्रेजुएशन, वो भी, उसकी भी तैयारी करनी थी, उसको भी क्लियर करना था साथ के साथ। क्योंकि कॉल सेंटर में आप 12th पास करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यू डोंट नीड टू बी अ ग्रेजुएट, ऑल यू नीड इज टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। दोज वर द टू मेन criteria to join a call center or a BPO at that point in time, which I qualified. So उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना साइड बाय साइड, और उसके बाद फिर क्योंकि मेरे को टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट था और मुझे पता था, तो लाइफ में मैंने एक मोटो बनाया कि जो भी टेक्नोलॉजी, जिस फील्ड में भी स्कोप है, मैं उस फील्ड में जाऊंगा और मैं अपनी लर्निंग को लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखूंगा। मैं अपनी किताबें कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, आपकी पहली नौकरी लगी, अब आपने लर्निंग आपकी खत्म हो गई, अब आप केवल उतना ही सीखोगे जितना आपकी जॉब में आपको नीड है, जो आपके डे टू डे वर्क में आपको हेल्प करेगा। मेरे साथ वैसा नहीं था। तो मुझे ये भी देखना था कि कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में नई है और किसमें स्कोप है, किसमें ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जहाँ आपने पीछे इतना सफर किया मनी को लेके, तो आपको वो चीज इम्पैक्ट करती थी कि भाई मतलब मुझे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनना है। और मेरा ये कुछ ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहता है आपके। अगर वैसी लाइफ आप जीते हो कि भाई मैं अभी इस वाली लाइफ को नहीं, मतलब मैं चाहता मेरे परिवार जो है वो इस चीज को देखे आगे चल के। तो मैंने उस समय डिसाइड कर लिया था कि जिन परेशानियों में मैं रहा हूं, मेरी आने वाली जनरेशन उस परेशानियों में नहीं रहेगी। और मुझे अपने पेरेंट्स को वो एक स्टेबल पोजीशन देनी है, अपने परिवार को, ताकि इनको वो परेशानियां ना हो। अगर मेरा कोई छोटा भाई कुछ करना चाहता है जीवन में, तो उसे कोई दिक्कत ना हो, सोचने की जरूरत आपको इतनी सारी जैसे मुझे इतना सोचना पड़ा, इतने चैलेंजेस आए और कितनी निराशाएं भी कई बार हाथ लगी, वो ना हो मेरे परिवार के साथ। तो उसी तरह से जीवन चलता रहा आगे। 2009-2010 में पहुंचे और उस समय एक कंपनी है HCL इन्फोसिस्टम, जो कि अभी HCL टेक्नोलॉजी जिसको आप बोलते हैं, उनकी एक सिस्टर कंसर्न है, या समझ लीजिए उनकी इंडिया यूनिट, जो कि इंडियन बिजनेस को हैंडल करती है। वो कंपनी ने अपना बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या कॉल सेंटर सेटअप किया उन्होंने, और उनको एक्सपीरियंस रिसोर्सेज की नीड थी। तो क्योंकि मेरा रिज्यूमे, मैंने नौकरी.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना CV अपलोड कर दीजिए, तो अगर आपके CV से संबंधित कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो लोग आपको कॉल करते हैं, रिक्रूटर। तो वहां से मेरे पास रिक्रूटर का कॉल आया, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड आई सेड यस। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क्ड, क्या कॉम्पनसेशन है, क्या आप पे करोगे, और दे बेसिकली आस्क्ड माय एक्सपेक्टेशन एंड शिफ्ट्स कैसे होंगे। तो दे सेड कि इतने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होंगे, चेंज होंगे शिफ्ट्स, बट एटलीस्ट आपका कोई भी शिफ्ट 3 महीने रहेगा। आप जिस भी शिफ्ट में रहोगे 3 महीने रहोगे, विच इज ग्रेट। अब 3 महीने अगर आप किसी शिफ्ट में रहते हो तो आपकी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्सेप्ट करती है। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू दिया, फॉर्चुनेटली सिलेक्शन भी हो गया वहां पे, और वहां पे मैंने शुरू किया। तो वहां से फिर टेक्नोलॉजी को ग्रिप किया, टेक्निकल चीजें पढ़ना शुरू की, एक कस्टमर सर्विस से टेक्निकल सपोर्ट में एंट्री की, और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, नेटवर्किंग सीखी, सिक्योरिटी में फोकस करना शुरू किया, नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है, इंटरनेट को कैसे सिक्योर किया जाए। उस समय लोगों के पास लैपटॉप्स तो बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव होता था लैपटॉप, बट डेस्कटॉप लोगों के पास हुआ करते थे। तो डेस्कटॉप को कैसे सिक्योर किया जाए, एंटी वायरस जो होता है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए, उसको शेड्यूल कैसे किया जाए, उसके डेफिनेशंस को कैसे अपडेट किया जाए, ये सारी चीजें हम लोगों को सिखाते थे। ये मेरी प्रोफाइल का पार्ट था, लोगों को टेक्निकल सपोर्ट में सिक्योरिटी सिखाना उनको, कि आप अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर बनाएं, सो दैट वो सिस्टम, आपका सिस्टम, उसमें वायरस ना आए। क्योंकि उस समय केवल एक वायरस एक कॉमन वर्ड था, जो लोग करप्ट हो जाते थे, जिससे फाइल्स करप्ट हो जाती थी बस। तो अगर आपके सिस्टम में कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो लोगों को बस इतना पता था कि मेरे सिस्टम में वायरस आ गया। आज की डेट में अगर आप बोलें तो वायरस के अलावा और भी कई सारे मैलिशियस कोड होते हैं या मैलवेयर्स होते हैं, जैसे कि ट्रोजन होता है, वॉर्म होता है, रैंसमवेयर होता है, एडवेयर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट उस समय लोगों को एक ही बात पता थी कि वायरस आ गया मेरे सिस्टम में। अगर मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है तो इसमें वायरस है, अगर मेरा सिस्टम में कोई फाइल ओपन नहीं हो रही तो इसमें वायरस है, अगर मेरा सिस्टम स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है तो इसमें वायरस है। लोगों को बस इतना ही पता होता था। लेकिन क्योंकि हम टेक्नोलॉजी स्पेस में थे,
हमें ये पता होता था कि ये सिस्टम अगर स्लो चल रहा है तो इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं इसमें वायरस है, हो सकता है इसमें जो सिस्टम की जो हार्ड ड्राइव उसमें स्पेस जो है वो कम रह गया है, उतना स्पेस नहीं है सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि ये वाला टेक्निकल टर्म तो आज का सबको पता चल जाता है कि अगर हमारा फोन स्लो चल रहा है, अगर फोन स्लो हो गया तो मतलब आपका फोन बहुत ज्यादा बिल्कुल भर गया है, उसको खाली करने की जरूरत है। तो लेकिन तब नहीं पता था लोगों को, तब लोगों को बस इतना पता था वायरस आ गया, तो हम उसको फिक्स करते थे, उनको बताते थे कि भाई ये वायरस नहीं है, ये आपका जो मेमोरी है वो लो है, या आप जो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन जो रन कर रहे हैं उनकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो आपका सिस्टम मीट नहीं कर रहा। आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, इसमें मेमोरी को अपग्रेड करना है, फिजिकल स्टोरेज को अपग्रेड करना है, या इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को अपग्रेड करना है, या इसमें अगर वायरस है तो उसको कैसे रिमूव करना है और फ्यूचर में कैसे इंश्योर करना है कि फिर से वायरस ना आए। तो यहाँ से जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जहां पे मैंने साइबर सिक्योरिटी में एंट्री ली, और अभी तक 2010 या 11 का ये समय है, इस समय तक मैं अपने प्रोफेशन में या अपने फील्ड में काफी अच्छा अर्न कर रहा हूँ, या जो मेरे पीयर हैं जिन्होंने मेरे साथ ग्रेजुएशन की उस समय BCA किया, वो अभी विप्रो, HCL, इन्फोसिस, IBM, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, इन सारे MNCs में काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी मुझसे काफी कम है, थोड़ी नहीं काफी कम है। कुछ लोगों की तो सैलरी हाफ है और वो मुझसे डबल क्वालिफाइड है। कुछ लोगों ने MCA कर लिया 3 साल बाद और उन्होंने जॉब किया और अभी भी वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे, जो वो डिग्री उनको उस डिग्री के बाद होता है, बट फाइनेंशियली दे वर नॉट डूइंग क्वाइट वेल, क्योंकि मैं उनके साथ संपर्क में था। एंड कुछ लोगों ने अपने फील्ड को चेंज कर दिया, उन्होंने अपने IT की जॉब छोड़ के BPOs ज्वाइन किए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसा चाहिए, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप खुद को और अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हो। तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी में एंटर किया, और क्योंकि साइबर सिक्योरिटी उस समय काफी नई थी, लोगों को वायरस के अलावा कुछ नहीं पता था, जबकि वायरस के अलावा और भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, तो वो मैंने सेल्फ लर्निंग से सीखा। तो अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि आप कोई भी फील्ड जो नया है, टेक्नोलॉजी नई है, अगर आप उसको पिक करोगे तो यू विल बी क्विक टू गेन सक्सेस, आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। तो मेरे साथ वही हुआ, क्योंकि मैंने साइबर सिक्योरिटी पिक किया, प्रोफेशनल्स कम थे, जल्दी सक्सेस मिला। तो विद इन अ कपल ऑफ इयर्स, बाय 2016 और आपसे 2015 से 2016 तक, आई वाज ऑलमोस्ट मेकिंग 4 times ऑफ व्हाट आई यूज्ड टू मेक इन द ईयर 2012 और 13। जब मैं साइबर सिक्योरिटी में एंटर किया, और उस समय बहुत कम प्रोफेशनल्स थे, उस समय क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है एग्जिस्टेंस में आई। क्लाउड पहले से भी था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने पिकअप किया। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड पे मूव कर रही थी, और उनको प्रोफेशनल्स की नीड थी जो क्लाउड टेक्नोलॉजी को समझें, उनको माइग्रेशन में हेल्प करें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उनकी डेटा सेंटर से क्लाउड में मूव करने में हेल्प करें। और ऐसे लोग बहुत कम थे, तो जो विदेशी कंपनीज थी, फॉरेन कंपनीज थी, वो काफी पैसा इस चीज में बना रही थी और वो काफी ज्यादा चार्ज करती थी। तो जब क्लाउड टेक्नोलॉजी इंडिया में बूम हुई, तो उस समय क्लाउड प्रोफेशनल्स की बहुत नीड उस समय आई। 2015 की मैं बात कर रहा हूँ उस समय की, और उस समय उतने प्रोफेशनल्स नहीं थे। तो कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने क्लाउड टेक्नोलॉजी को यहीं पे इंडिया में लोगों को प्रिपेयर करना शुरू किया, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, उनको इफ रिक्वायर्ड उन एम्प्लॉइज को उन्होंने विदेश में भेजा, अपने जो ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर्स थे, जो विदेश में उनके ऑफिसेस थे, वहां पे भेज के उनको ट्रेन किया कि आप ट्रेनिंग लेकर आओ, फिर आप यहाँ पे लोगों को ट्रेन करो। तो क्योंकि आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल, इनिशियल्स टू ज्वाइन दैट टेक्नोलॉजी, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। और अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैंने वहाँ से स्विच किया, HCL से स्विच करके कुछ कंपनीज को मैंने ज्वाइन किया। कुछ MNCs थी, कुछ इंडियन कंपनीज थी, इंडियन IT कंपनीज थी, जो कि इंडिया बेस्ड IT कंपनीज हैं, जिनके हेड ऑफिसेज इंडिया में है। और कुछ अमेरिकन MNCs थी, जिन्होंने इंडिया में अपने ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद, बैंगलोर में सेटअप किए। उस समय हैदराबाद एंड बैंगलोर में IT का बूम था। अब तो दिल्ली NCR में, गुड़गांव में, नोएडा में बहुत सारे IT कंपनीज हैं, MNCs हैं, ऑलमोस्ट मेजर फॉर्च्यून 500 MNCs के ऑफिसेज हैं। बट उस समय हैदराबाद एंड बैंगलोर ज्यादा डेवलप कर रहा था। तो then I joined Microsoft. I got an opportunity to work with Microsoft, and Microsoft as a MNC, अगर आप कहें तो लीडर है when it comes to टेक्नोलॉजीज। तो Microsoft ने कई सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं। तो Microsoft में रहते हुए मुझे मौका मिला कि मैं अमेरिका जाऊं और वहाँ पे जाके उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनको हेल्प करूं। तो पहली अपॉर्चुनिटी मिली, अमेरिका गया, वहाँ पे जाके एक प्रोजेक्ट था, एक ऑटोमोबाइल जाइंट, जो कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल जाइंट है, उनके लिए एक प्रोजेक्ट था क्लाउड माइग्रेशन का। वो प्रोजेक्ट किया वहाँ पे, फिर वहाँ से वापस आया। उसके बाद फिर कभी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद फिर फिर एम्प्लॉयर स्विच होता गया। अब माइक्रोसॉफ्ट के बाद एक दूसरी अमेरिकन MNC को ज्वाइन किया। बट
क्योंकि आपने एक पहला ट्रैवल कर लिया, आपके पासपोर्ट में वो वीजा लग गया, स्टैंप लग गई, हाँ, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। तो आपके जो एम्प्लॉयर होंगे उनको पता होगा दैट यू हैड ट्रैवल्ड इन द पास्ट, व्हिच मींस यू नो हाउ टू डील विद कस्टमर्स अब्रॉड, हाउ टू लिव प्रोफेशनली, ब्रिंग रेपुटेशन टू योर एम्प्लॉयर, यू नो ऑल ऑफ इट। सो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। तो उसके बाद अमेरिका गया, अमेरिका जाने के जब वहां से लौट कर आया तो यूरोप का टूर हुआ, फिर लंदन गया, लंदन में रहा, कुछ प्रोजेक्ट्स वहां पे किए, देन आई ट्रैवल टू स्वीडन, उसके बाद पूरा स्कैंडिनेवियन बेल्ट ट्रैवल किया। तो उस 2016 से लेकर 2020 तक कुछ 40+ कंट्रीज को मैंने ट्रैवल किया, और मैक्सिमम टाइम मैं ट्रैवल ही कर रहा था उस समय। चाहे एम्प्लॉयर कोई भी हो, काम सेम था कि आपको कस्टमर्स को क्लाउड पे माइग्रेट करने में, उनको सिक्योर करने में, उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने में हेल्प करना है, और उसके लिए आपको ट्रैवल करना है। सो मुझे काफ़ी खुशी हुई, और मुझे शुरू से लाइमलाइट में रहना पसंद था कि मुझे लाइमलाइट में रहना है, एक वैल्यू पोजीशन पे रहना है कि मेरी वैल्यू रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने वो टेक्नोलॉजीज पिकअप की थी, और उसी में ही आपको ग्रोथ मिलती है जब आप वैल्यू पे रहते हो। आप भीड़ का हिस्सा रहोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यू नीड टू स्टैंड अहेड ऑफ द क्राउड। सो लाइमलाइट में रहना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ज्वाइन करो। मैंने कहा ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूंगा। मैंने उनसे समय मांगा, वो कंपनी ज्वाइन की, एंड आई एग्जैक्टली डिड द सेम थिंग। जो सक्सेस पुराने एम्प्लॉयर के साथ किया, वही सक्सेस वही उसी तरह से सेटअप किया। एंड टुडे दैट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और दैट स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट इन दैट बिग फोर हैपेंस टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस यूनिट। तो आज वो काफी सक्सेसफुल है। तो उस तरह से किया उनके साथ, और उसके बाद फिर कोरोना का टाइम आया। कोरोना में भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते, आप घर से काम करो, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। They wanted me to travel on assignments, but हर कंट्री कोरोना के टाइम पे भी, लेकिन कोरोना टाइम पे भी लोग ट्रैवल करते थे जब रेस्ट्रिक्शंस हट जाती थी। कुछ रूल्स होते थे कि आपको आइसोलेशन में रहना है, किसी भी कंट्री में जाने के बाद कुछ दिन का आपका आइसोलेशन होगा। सो रूल कुछ ऐसा था कि अगर आप अमेरिका ट्रैवल करते हो तो आप डायरेक्ट क्लाइंट से नहीं मिलोगे। वहां पहुंचने के बाद आपको अपने होटल में 1 वीक तक रहना है, और उसके बाद आपके वहां पे टेस्ट होंगे टू एंश्योर कि आप इन्फेक्टेड तो नहीं हो, इफ यू आर कैरिंग एनी वायरस और नॉट। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप जाके ट्रैवल कर सकते हो, क्लाइंट से मिल सकते हो, मिल सकते हो। तो ये रेस्ट्रिक्शंस होती थी। यही रेस्ट्रिक्शंस इंडिया के लिए भी थी कि जब आप वापस आओगे तो आप डायरेक्ट अपने फैमिली से नहीं मिल सकते। आपको पहले आइसोलेशन में रहना होगा 2 वीक्स के लिए, 1 वीक्स के लिए। आपके वैक्सीनेशंस पूरे होने चाहिए, आपका टेस्ट होगा कोविड का। वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो रूल्स अलग होंगे, नेगेटिव आता है तो प्रोसीजर अलग होगा। तो एक सेट प्रोसीजर था हमारे सरकारों का, चाहे हमारे देश की सरकार हो या किसी भी और देश की सरकार हो, आपको वो फॉलो करने पड़ते थे। तो मेरा मैनेजमेंट इतना कोऑपरेटिव था क्योंकि उनको पता था कि बिकॉज मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ, अभी पेरेंट्स मेरे साथ नहीं हैं, वो छोटे भाइयों के साथ रहते हैं, तो उनको पता था कि इसके रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो दे रियली सपोर्टेड मी। तो अगर आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो और अगर आप अपना काम बहुत अच्छे से करना जानते हो तो इजीली आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। तो क्योंकि उनको पता था कि इसका रिप्लेसमेंट इतना इजी नहीं है, तो समहाउ योर एम्प्लॉयर और पीपल विल एक्सेप्ट योर कंडीशंस। दे विल, आपकी वैल्यू है ना, हाँ, वो आपकी वैल्यू करेंगे, वो आपकी कंडीशंस को मानेंगे। तो वो उन्होंने, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे काफी सपोर्ट किया उस चीज में। कोरोना के सेकेंड वेव में जब मैंने देखा कि लोगों ने अपनों को खोया, और जब पहली बार एहसास हुआ कि लाइफ इज़ अनसर्टेन, लोग कुछ ही समय में इन्फेक्ट होके दे ऑलमोस्ट लेफ्ट, लोगों को इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन की कमी थी, और लोग काफ़ी परेशान थे। कुछ फैमिलीज तो स्कैटर्ड थी, आपस में लोग एक दूसरे से दूर थे और मिल नहीं पा रहे थे, नेशन वाइड लॉकडाउन था। तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसा स्टेज था मेरे लिए जो कि मतलब मुझे इमोशनली मैं पूरी तरह से ब्रेक हो गया, और ऐसा निर्वाणा सा लगा कि यार बस बहुत कर दिया, अब थोड़ा सा अपने परिवार पे ध्यान देना है, बच्चों पे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है, और जो हमेशा से सोचा हुआ था कि लाइफ में कभी टाइम मिला तो ये काम करना है। जैसे कि आई वांटेड टू लर्न गिटार, कभी किसी को गिटार बजाते हुए देखा तो मन हुआ गिटार बजाना सीखना है। या जब मैं देखता हूँ कि मेरे जो कलीग्स हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो अदर सर्कल है, वो लोग गोवा घूमने जा रहे हैं, तो मेरा भी मन हुआ मैं भी एक बार गोवा घूमने जाऊंगा। तो बेसिकली आप अपनी लाइफ जीना चाहते थे। हाँ, बेसिकली जो किया नहीं था, जो इस भाग दौड़ में, जो ये 15 साल जो मैंने भाग दौड़ की है, इस भाग दौड़ में जो मिस हो गया, कुछ 2005 से जो भाग दौड़ शुरू, 2005 में जब मैंने कन्वर्जेस ज्वाइन किया, और उसके बाद 2020 तक, ये 15 सालों में जो मैंने भाग दौड़ की, इस भाग दौड़ में दुनिया तो देखी लेकिन खुद से कभी नहीं मिल पाया, खुद के लिए टाइम नहीं मिला कभी। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो बस सोचा कि करूंगा लेकिन कर नहीं पाया। कार खरीदी तो लेकिन कभी चलाई ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं था उसको चलाने का। वो खड़ी रहती थी और मैं ट्रैवल करता रहता था,
और कोई चलाने वाला भी नहीं था उसको। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मैं नहीं मैं एक्सपीरियंस कर पाया। और मेरे खुद के बच्चे, मेरा बड़ा बेटा अद्विक, वो पता ही नहीं चला कब बड़ा हो गया, क्योंकि मैं तो ट्रैवल कर रहा था, मैं तो काम में बिजी था, उसको टाइम ही नहीं दे पाया। तो उस इंसिडेंट में, सेकेंड वेव में, कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि अब थोड़ा सा सेटल डाउन होना है और अब उन चीजों पे फोकस करना है जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई, इग्नोर हो रही थी, जो इग्नोर हो गई या इस भागदौड़ में पीछे छूट गई। और अब वो सही समय था ये करने का, क्योंकि अब फाइनेंशियल फ्रीडम है, अब सब सेटल है, सारे भाई सेटल हैं, माँ बाप सेटल हैं, हम लोग सेटल हैं, लाइफ सेटल है। अब कोई फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, या ऐसा कोई एम नहीं है कि भाई आपको आपके पास 1 मकान है, आपको 2 मकान बनाने हैं, 10 मकान बनाने हैं, ये सब मटेरियल है। अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं था। तो तब मैंने ये हार्ड डिसीजन लिया कि सबसे पहले मुझे अपने जॉब को, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को छोड़ना है, सो दैट मेरे लिए टाइम मिले, मुझे अपने लिए टाइम मिले, अपने परिवार के लिए टाइम मिले। तो वहाँ पे मैंने ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मैंने अपने मैनेजर से डिस्कस किया कि भाई मुझे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करना है, जिसके लिए मुझे अब ये जॉब छोड़नी है। और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि भाई आपको जो भी कुछ सपोर्ट चाहिए मुझसे, मैं आपको वो सपोर्ट करूंगा। वो ट्रांजिशन जो फेस होगा, आप मेरी जगह किसी और को हायर करो, आई विल मेक श्योर टू इनेबल दैट पर्सन, ट्रांजिशन एवरीथिंग, एंड देन आई विल लीव। तो इनिशियली उन्होंने रेजिस्ट किया, कोशिश की मुझे रिटेन करने की, सारे प्रलोभन दिए कि चलो आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं, आपको प्रमोट कर देते हैं, आपको अगर कहीं विदेश में शिफ्ट होना है तो आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। माय मैनेजर न्यू दैट आई वाज क्वाइट फॉन्ड ऑफ यूरोप, सो ही सेड कि यूरोप में कोई भी एक कंट्री चूज कर ले जहाँ पे हमारे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे तुझे ट्रांसफर कर देते हैं, जो तू बोले वो कर देते हैं। पूरा ट्राई किया कि आप स्टे करें वहीं पर, जाए ना कि जा मत। फिर जब उसने देखा कि मैं नहीं मानूंगा, तो उसने मुझे बोला ओके, आप एक काम करो, 1 महीना घर में रहो, आप कोई काम मत करो, यू थिंक थ्रू अबाउट योर डिसीजन एंड सी इफ यू वांट टू रिकंसिडर। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने वो 1 महीना मैं घर में रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सोचा कि करना क्या है। अब वाइफ मॉर्निंग में अपने ऑफिस चली जाती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और स्कूल के बाद डे केयर, तो ये लोग वापस आते हैं शाम को। मैं पूरे दिन घर में अकेला हूँ। जितनी मूवीज मैंने नहीं देखी थी, जो मिस हो गई थी, वो सब देख ली। जितने लोगों से बात नहीं की थी या जो पीछे रह गए थे, उन सबसे फोन पे बात भी कर दी, कुछ लोगों से मिलके भी आ गया। अब मैं तो फ्री हूँ, लेकिन दुनिया बिजी है, सभी लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। वो जो लोग हैं वो सब, उनके पास सैटरडे संडे का ही टाइम है, और वही सैटरडे संडे में उन्हें सब कुछ मैनेज करना है। मैं तो हफ्ते में 7 दिन फ्री हूँ। तो लगा कि इस तरह से तो कंटिन्यू नहीं होगा, ये अर्ली रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट एटलीस्ट मेरे लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज मैं कभी खाली बैठा ही नहीं। तब खाली बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ट्रू, ऐसे कोई बैठ ही नहीं सकता जो काम करता है, ऐसे कोई बैठ नहीं सकता। और खास करके जब आपकी पूरी लाइफ ही स्ट्रगल में गई हो, एक्शन में गई हो, तो आप पैसिव नहीं हो सकते, आप घर में बैठ नहीं सकते। तो तब मुझे ख्याल आया कि अब मुझे करना क्या है। तब मुझे कुछ बातें याद आई कि मेरे जो सर, जिन्होंने मुझे फ्री में ट्यूशन पढ़ाया था, उन्होंने मुझे कहा था कि जब तू इस काबिल बन जाए कि तू किसी के लिए कुछ कर सके, तो तू लोगों को सिखाना, मेरी फीस मुझे मत दे। क्योंकि मैं एक बार उनके पास गया बीच में, जब मैं सक्षम हो गया, उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि सर मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने फ्री में इंग्लिश पढ़ाई थी, और आपने उससे पैसा नहीं लिया था, और आज मेरे पास पैसा है, आप बताइए आपकी क्या फीस है। तो उन्होंने बोला कि तू मेरी फीस पे ही नहीं कर सकता, क्योंकि तू जो फीस आज पे करेगा वो बच्चा पे करेगा जिसको मैंने पढ़ाया ही नहीं। अगर मेरी फीस पे करनी है तो मुझे उसी समय में आके पे कर, जिस समय में मैंने पढ़ाया था। तो मैंने कहा सर, मैं टाइम मशीन में बैठ के पीछे तो नहीं जा सकता ना आपको फीस पे करने के लिए, मैं आपको इंटरेस्ट के साथ पे कर सकता हूँ। आपकी जो उस समय की फीस थी उसमें आप इंटरेस्ट लगा लो, मैं उसमें पे करूंगा। तो उन्होंने बोला कि मेरी असली फीस ये है कि जब भी तुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, बट फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसकी हेल्प कर देना, बस वही मेरी फीस होगी। तो मुझे मतलब गूज बम्प आ गए ऐसे सोच के, ऐसे याद करके। तो फिर मैंने ये सोचा, प्लस इसी बीच में मेरे जो पार्टनर्स थे, मेरे जो बिजनेस एसोसिएट्स थे, जब उनको पता चला कि आई एम ऑलमोस्ट प्लानिंग टू लीव, तो वो मुझे अप्रोच किए। उन्होंने बोला कि भाई हमें अपने मतलब सूत्रों से पता चला है कि दैट यू आर लीविंग योर एम्प्लॉयर, लेट अस नो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर सम अपॉर्चुनिटीज विद अस, या एक प्रोजेक्ट है करना चाहोगे। तो मुझे ये लगा कि मैं एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय तो काम नहीं कर सकता, बट ये जो मेरा पैशन है लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का, अपनी नॉलेज शेयर करने का, एम्प्लॉयबिलिटी एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने का, अपने लोगों का या समाज को कंट्रीब्यूट करने का, ये मैं कर सकता हूँ। ऐसे ही मैंने अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम में, जब मुझे बीच में टाइम मिलता था, तो हिंदुस्तान टाइम्स का एक इनिशिएटिव होता था, टीच इंडिया इनिशिएटिव, जहाँ पे वो लोगों को हायर करते थे
जहाँ पे उनको पे नहीं करते थे. इट्स अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्प्लीटली चैरिटी बेस्ड इनिशिएटिव, जहाँ पे वो हमें स्लम्स में भेजते थे या बच्चों को इकट्ठा करके एक कॉमन प्लेस पर लेकर आते थे, जहाँ पे हम उनको इंग्लिश सिखाते थे, कंप्यूटर सिखाते थे, टेक्नोलॉजी सिखाते थे. तो मैंने ऐसे इनिशिएटिव्स भी किए अपने टाइम में, बट उन्हें कभी परस्यू नहीं कर पाया लॉन्ग रन में, क्योंकि मेरे अपने रेस्ट्रिक्शंस थे, मेरी जॉब्स के रेस्ट्रिक्शंस थे और मेरा ट्रैवल था. वो ट्रैवल की वजह से मैं ट्रैवल करता था तो परस्यू नहीं कर पाता था. तो अब ये सारी चीजें मैं कर सकता था. तो फिर मैंने डिसाइड किया, तभी मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, जहाँ पे जो मैं ट्रेनिंग्स डिलीवर करने लगा था या जो मैं कंसल्टिंग असाइनमेंट्स करता था वो लोगों के साथ शेयर करता था. और जो भी लोग मुझे अप्रोच करते थे वाया यूट्यूब या लिंक्डइन, जो कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स के लिए कनेक्ट होने का, तो वहाँ पे जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या मिड लेवल करियर प्रोफेशनल्स हु आर नॉट श्योर व्हाट टू डू इन देयर करियर एंड दे नीड गाइडेंस, दे नीड सर्टेन सपोर्ट, तो उनको मैं सपोर्ट करने लगा. तो दिस इज व्हाट आई डू इवन टुडे, जहाँ पे मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैं जो भी मेरे पास आता है गाइडेंस के लिए उसको गाइड करूँ, उसको जिस तरह के भी रिसोर्सेज की नीड होती है, अगर वो रिसोर्सेज मेरे पास है तो उनसे शेयर करूँ. और मेरा जो इनिशिएटिव है उसको मैं बोलता हूँ शेयरिंग इज केयरिंग. तो जो भी मैं पोस्ट डालता हूँ लिंक्डइन पे, उसमें लोगों को यही बोलता हूँ कि आप इसे अपने नेटवर्क में शेयर करें. एंड रिमेंबर शेयरिंग इज केयरिंग, कि आप अगर शेयर करेंगे तो आप दूसरों की केयर करेंगे. एंड दिस इज द लीस्ट दैट यू कैन डू फॉर अदर्स. तो आपको मेरी तरह अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको खाली बैठने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज यू वांट टू रिटर्न टू द सोसाइटी. आप जो भी कर रहे हैं उसको करते हुए भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो. तो मैं वही कर रहा हूँ. नहीं, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस सर. थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपकी जो लाइफ की जर्नी है इतनी इंस्पायरिंग है, और जो आपने हमें नॉलेज दी, हमारे ऑडियंस को भी मुझे पूरी उम्मीद है बहुत पसंद आएगा, बहुत उससे उनको हेल्प मिलेगी बेसिकली. तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए. थैंक यू, हमें बहुत मजा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में. देखिए, धन्यवाद मैं आपका करूँगा कि आपने मुझे एक मौका दिया अपने जीवन के अनुभव शेयर करने के लिए. और जो हमारी यंग जनरेशन है या जो हमारे फेलो प्रोफेशनल्स हैं या हमारा जो समाज है, वो कैसे अपने आप को इस फील्ड में आए, प्रोफेशनल्स या लोग कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम से अपने आप को बचाएं, उसके लिए जो मुझे आपने मौका दिया अपना अनुभव शेयर करने का, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ.